इस समय जोई को अभी भी लोपेज परिवार के संरक्षण की आवश्यकता थी। हालांकि उसका स्तर अब शीर्ष स्तर पर था और उसके पास आक्रमण कौशल भी प्रचुर मात्रा में थे, फिर भी उसकी विशेषताएं बहुत कम थीं। वह अपनी रक्षा ठीक से नहीं कर पा रही थी। उसका अस्तरीय दिव्य उपहार एक खजाना और खतरा दोनों था। जब तक वह लोपेज परिवार को छोड़कर तुरंत किसी अन्य शक्तिशाली गुट में शामिल नहीं हो जाती, तब तक उसे कहीं और मिलने वाला व्यवहार कभी भी उतना अच्छा नहीं होगा जितना लोपेज परिवार द्वारा प्रदान किया जाता है, यहाँ तक कि विशेष मामलों के ब्यूरो से भी नहीं। लेकिन ये जानने से कोई फायदा नहीं हुआ। कभी कभी लोग सिर्फ तर्क से काम नहीं करते, वो अंदर की आग से प्रेरित होकर जीते हैं। अगर जोई के लिए सब कुछ ठीक चल रहा होता तो शायद वो ये सब सह पाती, ये जानते हुए कि कुछ समय के अपमान को सहकर वो बाद में और भी ज्यादा हासिल कर सकती है। लेकिन इस समय उसकी हालत ठीक नहीं थी और इसे उसके लिए खुद को और अधिक सहन करने के लिए मजबूर करना असंभव हो गया था। यह उसके लिए बहुत क्रूरता होगी। 2 साल पहले वह एक बार झुक चुकी थी और सह चुकी थी। इस बार वह आज्ञाकारी, अच्छी लड़की या पिताजी की लाडली नहीं बन सकती थी। अब ड्रैगन को छोड़ देने का मतलब होगा हालात बदलने का अपना मौका गंवाना। जोई ने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपने चेहरे पर लगभग अदृश्य आंसू के निशान मिटा दिए। उसकी आवाज़ शांत थी जब उसने कहा, क्या तुम पहले से ही यही करने की कोशिश नहीं कर रहे हो? मुझे बंद कर दो, मेरे साथ एक उपकरण या उपकरण के एक टुकड़े की तरह व्यवहार करो। यदि आप ड्रैगन चाहते हैं तो पहले आगे बढ़ें और मुझे लोपेज परिवार से अलग कर दें। रिक जोई को अध्ययन कक्ष से बाहर, लोपेज एस्टेट के मुख्य घर से बाहर और उनके छोटे से विला की ओर ले गया। रास्ते भर दोनों में से किसी ने भी बात नहीं की। गर्मियों की गर्म हवा चल रही थी जिससे उनके कसकर पकड़े हुए हाथ और भी गर्म हो रहे थे, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं छोड़े। रिक का दिमाग चकरा गया था। उसने जोई को इतना टूटा हुआ पहले कभी नहीं देखा था। उसे लगा कि जब जोई ने अपना आखिरी कान खोया था तब भी वह इतनी टूटी नहीं थी। उस समय जोई को चोट लगने से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज रात दर्द गुस्से पर भारी पड़ रहा था। शायद गुस्सा था ही नहीं, बस गहरी उदासी और निराशा। उस रात बाद में वे बिस्तर पर लेटे हुए छत को घूर रहे थे। रिक ने अचानक चुप्पी तोड़ी, तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत करता हूं। जोई ने जवाब दिया, क्या आप फिर से कोड़े खाना चाहते हैं? रिक ने आह भरते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने आपके साथ सबसे पहले गलत किया था। मैं बस, क्या हम शर्तों पर फिर से बातचीत कर सकते हैं? जोई भौहें चढ़ाते हुए उठ बैठी, तो तुम सचमुच पिटाई के लिए तरस रही हो, है ना? उसने अपने शिकार के सामान से एक कोड़ा निकाला और जमीन की ओर इशारा किया। वहां जाकर घुटने टेक दो। रिक जल्दी से लुढ़क गया, खुद को उससे दूर करते हुए तेजी से बोला, मेरे पास एक पंख है। मुझे ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट से पहले मिला था और यह किसी की किस्मत को लील सकता है। अगर तुम हमारे सौदे पर फिर से बातचीत करने को तैयार हो तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। कम से कम मुझे कुछ सम्मान तो दो, जैसे कि मैं तुम्हें हर महीने अपनी कमाई का आधा हिस्सा ही दूं। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे साथ एक औजार या उपकरण जैसा व्यवहार किया जाए। जोई का हाथ बीच में ही रुक गया, उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वह देर तक रिक को घूरती रही। तुम सच में बहुत ज्यादा सोच समझ रही हो, है ना? तुमने जानबूझकर यह बात अभी उठाई, ये सोचकर कि मैं तुम्हारे साथ सहानुभूति रखूंगी क्योंकि मैं अपने साथ हुई हूं। हाँ, तुम्हें निराश करने के लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं रखूंगी। तुम्हारे जैसे लोग एक बार सत्ता में आ गए तो सबसे पहले मुझे ही मार डालोगे। वह पहले से ही अपना ख्याल रखने में बहुत व्यस्त थी, किसी भी हालत में वह रिक के लिए दुख महसूस नहीं कर सकती थी। रिक ने आह भरते हुए कहा, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम में एक भी कमजोरी या दोष नहीं ढूंढ सकता। जोई ने चाबुक हटा दिया और वापस लेट गई, मुझे पंख दे दो। तुम्हें सितंबर में मिलने वाले उपकरण और सामान का केवल आधा हिस्सा सौंपना होगा। रिक का शरीर शिथिल हो गया, उसके अंग तारे के आकार में फैल गए और वह बिस्तर पर लेट गया। ठीक है, आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। जोई, क्या उसने वास्तव में उसे इसका आनंद लेने के लिए मजबूर किया था? रिक ने फिर आह भरी, ड्रैगन मिलने के बाद तुम्हें मेरे लिए भी एक ड्रैगन लाने का तरीका ढूंढना होगा, किसी भी तरह का ड्रैगन, यहाँ तक कि वाइवन जैसा नकली ड्रैगन भी। फिर मैं तुम्हें पंख दूंगा। जोई ने अपना हाथ बढ़ाया, ठीक है। रिक ने पंख उसकी हथेली पर रख दिया। उन्होंने नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की जहमत नहीं उठाई। रिक सिर के पीछे हाथ रखे मन ही मन खुद को कोसता रहा। आखिरकार वही सबसे पहले पीछे हटा। दूसरी ओर जोई ने बस कुछ ही सेकंड के लिए अपनी कमजोरी दिखाई। आधे घंटे बाद जोई की आवाज ने अंधेरे में सन्नाटा तोड़ा, ये पंख, मूल रूप से आप इसका इस्तेमाल मुझ पर करना चाहते थे, है ना? हाँ, तो क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? शायद। रिक खिड़की के बाहर चांदनी को घूर रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि अपनी भावनाओं को कैसे बयां करे। उसे जोई से नफरत थी, उसे अब भी नफरत थी। वह सोच समझकर उसके नाजुक पलों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था।
ज़ोई का खून पाना आसान नहीं था। वह हमेशा सतर्क रहती थी, इस डर से कि कहीं उसकी बीमारी का पता न चल जाए। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि उसका खून लीक न हो, यहाँ तक कि अपने सैनिटरी उत्पादों को भी जला देती थी। उस पंथ का उस पर कोई असर नहीं था। रिक ने सोचा था कि इस वक्त वो नाजुक होगी और वो किसी बेकार से पंथ का इस्तेमाल करके कुछ फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन ज़ोई ने उसकी चाल तुरंत भांप ली थी। फिर भी ये पूरी तरह से बेतुका अनुमान नहीं था। रिक के मन में अंदर ही अंदर ईमानदारी की एक हल्की सी झलक थी। यद्यपि उसे यह स्वीकार करने में घृणा थी, फिर भी वह ज़ोई के व्यक्तित्व की ओर आकर्षित था। ये सचमुच पागल कर देने वाली बात थी। बाहरी तौर पर रिक अक्सर सैमुअल के विचारों को दोहराता था कि महिलाओं को किस तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अंदर से वह हमेशा मजबूत, दृढ़ महिलाओं की ओर आकर्षित होता था, जो महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली होती थीं, जो कभी हार नहीं मानती थीं या झुकती नहीं थीं। यदि चीजें इतनी खराब न होती, यदि वे दोनों शुरू से ही ठीक होते, तो शायद वे साथ में खुश रह सकते थे। रिक जैसे लोग अपनी तमाम खामियों के बावजूद प्यार के लिए तरसते थे। उसके जैसे लोग किसी और से ज्यादा सच्चे स्नेह के लिए तरसते थे, क्योंकि उनके लिए यह एक दुर्लभ और दूर की चीज थी। अल्पविराम। रीटा को पता ही नहीं था कि रिक की ऐसी पसंद है, वरना वह ज़ोई को उसे कोड़े मारने से रोकने की कोशिश करती, इस डर से कि कहीं रिक को इसमें मजा न आने लगे। साम्राज्य पर अधिक कहानियों का अनुभव करें। अगली सुबह रीता की नींद अचानक खुली। उसके सामने निवालिस का एक विशाल पारदर्शी प्रक्षेपण था, जिसने पूरे कमरे को घेर रखा था। आमतौर पर प्यारे और विनम्र ड्रैगन के विपरीत ये निवालिस पूरी तरह से उन्मुक्त थी। उसकी आंखें बर्फ नीली ड्रैगन जैसी लपटों से चमक रही थीं, आग उसकी आंखों के कोनों तक पहुंच रही थी, हवा न होने के बावजूद भी तेजी से जल रही थी। उसके भीतर जादू उमड़ रहा था और हर तराजू जादुई रोशनी के प्रवाह से झिलमिला रहा था। सहज रूप से रीटा फैंटम कमरे से बाहर निकल गई और अपने पजामे में बाहर फर्श पर आ गिरी। एक सेकंड बाद अंदर से निवालिस की हंसी गूंजी। रीटा। निवालिस को पूरी तरह से पीटने में कुछ समय लगाने के बाद रीटा ने कल मूनफॉक्स सिटी की यात्रा के लिए अपना बैग तैयार करना शुरू कर दिया। 1 सितंबर को ड्रैगन का हमला तय था, इसलिए उसे उससे पहले अपाचे का काम भी निपटाना था। उसने मूनफॉक्स जनजाति के रीति रिवाज और शिष्टाचार पहले ही सीख लिए थे और अपाचे के लिए ज़रूरी जादुई रून्स याद कर लिए थे। मूनफॉक्स शहर का नक्शा उसके दिमाग में गहराई से बैठ गया था और उसने भागने के रास्ते भी तैयार कर लिए थे। किताबें ले जाने के लिए औजार, हाँ, ऊंची अलमारियों तक पहुंचने के लिए सीढ़ी, हाँ। निवालिस पास ही तैरता हुआ आइसक्रीम खा रहा था। कहाँ जा रहे हो? मूनफॉक्स सिटी। तुम्हें पता है वह कहाँ है? मूनफॉक्स जनजाति का मुख्य शहर। हाँ, अगर सब ठीक रहा तो मैं कल रात तक वापस आ जाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? रीता खुद को बदकिस्मत नहीं मानने वाली थी। वह ऐसा कुछ नहीं कहने वाली थी कि मैं रात के खाने के लिए वापस आऊंगी, या चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। वह इस तरह की बातें करके भाग्य को नहीं लुभाने वाली थी। हाँ, अच्छा, तुम्हें पता है कौन कह सकता है? हम देखेंगे। रीता में आत्मविश्वास की कमी देखकर निवालिस ने उसे प्रोत्साहित करने का फैसला किया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार तुम मेरी दोस्त हो और मैं निवालिस हूँ। चलो, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा कि तुम वापस आओ और मेरे साथ खाना खाओ। रीटा ने निवालिस को बोलने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने आह भरी, धन्यवाद, सचमुच धन्यवाद। 29 अगस्त की सुबह रीटा छत पर लगी वेंडिंग मशीन में सामान भरने में व्यस्त थी, तभी उसका फ़ोन लगातार बजने लगा। रीटा। उसने पहले ही सभी अप्रासंगिक चैट, परिवार और गेमिंग ग्रुप म्यूट कर दी थी और कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति इन गेम चैट के जरिए उससे संपर्क कर सकता था। तो वह कौन हो सकता है? उसने अपना फ़ोन चेक किया और पाया कि वह 3 लोगों के एक नए ग्रुप चैट में शामिल हो गई है, जिसमें सिर्फ वह, सैमुअल और स्कारलेट ही हैं। दोनों ने अपने यूज़र नेम भी बदल लिए थे। तारानकन। स्कारलेट भी ये नहीं चाहती थी। तारानकन @रीटा, तुम्हारे पापा और मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या तुम हर कुछ दिनों में घर का हालचाल पूछ सकती हो? तारानकन। रीता। तारानकन, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तारानकन। सैमुअल को वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। तारानकन। दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। तारानकन। रीता। तारानकन, गर्भावस्था की देखभाल के लिए दक्षिण जा रही हो? वहाँ अभी बहुत गर्मी है। तारानकन। स्कारलेट भी ये नहीं चाहती थी। तारानकन, कल रात एक सपना देखा। बच्चे ने कहा कि वो दक्षिण दिशा देखना चाहता है। रीता, क्या वे सचमुच बच्चे को लेकर भाग रहे हैं? उसे और अधिक पूछने की आवश्यकता नहीं थी। वे स्पष्ट रूप से रिक से छिपने के लिए उत्तर की ओर भाग रहे थे और उसे मुखबिर बनने से भी रोकने की कोशिश कर रहे थे। तारानकन। रीटा। तारानकन, क्या रिक को पता है? तारानकन। सैमुअल को सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। तारानकन, तुम्हारा भाई व्यस्त है, उसे मत बताना, ठीक है?
अगर वो पूछे तो बस इतना कहना कि हम परेशान लग रहे थे, तुमसे कुछ पैसे उधार लिए थे और घूमने गए थे। तारांकन रीता तारांकन समझ गया। तारांकन स्कारलेट भी ऐसा नहीं चाहती थी। तारांकन हाँ, हमने कुछ पैसे उधार लिए और यात्रा पर चले गए। तारांकन रीता तारांकन एक। तारांकन स्कारलेट भी ऐसा नहीं चाहती थी। तारांकन तारांकन सैमुअल को वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। तारांकन तारांकन रीता तारांकन। एक क्षण के लिए मूक बनने के बाद रीटा तुरंत पलटी और रिक से शिकायत करने लगी। तारांकन रीता तारांकन, क्या तुमने मम्मी पापा को नाराज कर दिया? उन्होंने कहा कि वे दक्षिण की ओर जा रहे हैं और उन्होंने मुझे तुम्हें न बताने को कहा। क्या तुम्हें कोई छोटा भाई या बहन नहीं चाहिए? तारांकन रीता तारांकन, मां को गर्भवती हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, वह अभी भी नाजुक अवस्था में है। लिहाज करो। आग में घी डालने के बाद रीटा ने अपना फोन रख दिया, फर्श पर बैठ गई और बिस्तर के नीचे जाने ही वाली थी कि तभी गेम का निजी संदेश अलर्ट बज उठा। ये कभी समाप्त नहीं होता। कालीन पर लेटी हुई रीटा ने अपने निजी संदेश खोले और शैडो क्यू का एक संदेश पाया। शैडो क्यू को डिप्टी मेयर के बारे में बताए 5 दिन हो चुके थे और इस दौरान उसने ट्रेनिंग कैंप में अकेले भेड़ियों से अफवाहें सुनी थीं। जाहिर है खिलाड़ियों को फिलहाल लानिया काया से दूर रहने की सलाह दी गई थी। यहाँ तक कि जो लोग लानिया काया में गए थे उनसे भी प्रमुख शहरों और कस्बों से दूर रहने का आग्रह किया गया था। तारांकन छाया प्रश्न। तारांकन, आपकी जानकारी सटीक थी और ठीक समय पर पहुंच गई। आपकी बदौलत हम एक बड़े पैमाने पर घेराबंदी से बच गए। उच्च अधिकारी आपके लिए इनाम की तैयारी कर रहे हैं। तारांकन छाया प्रश्न। तारांकन, अगर आपको कभी कोई और जानकारी मिले तो बेझिझक उसे साझा करें, भले ही वह गलत ही क्यों न निकले। सच्चाई की पुष्टि करना हमारा काम है और विशेष मामलों का ब्यूरो सभी फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तारांकन रीता तारांकन, मुझे खुशी है कि इससे मदद मिली। क्या आप लोगों में सच्चाई पहचानने का जबरदस्त हुनर है? तारांकन छाया प्रश्न। तारांकन, कुछ जानकारी को केवल प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही सत्यापित कर सकते हैं, कुछ संबंधित वस्तुओं को छूकर और कुछ का उपयोग दिन में केवल 3 बार ही किया जा सकता है। प्रत्येक की अपनी खूबियां और कमजोरियां हैं। तारांकन रीता तारांकन, दिलचस्प। तारांकन छाया प्रश्न। तारांकन, यदि आप इस क्षेत्र में किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को जानते हैं तो शायद आप उनका परिचय हमसे करा सकते हैं। तारांकन रीता तारांकन, मैं नज़र रखूंगी। ब्रूक्स कभी भी स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो में शामिल नहीं होती। उसे अव्यवस्था में रहना पसंद था और उसे बंधनों से नफरत थी। इसके अलावा चीज़ों को संभालने का उसका अपरंपरागत तरीका ब्यूरो की कार्यशैली के अनुकूल नहीं था। लेकिन कौन जानता था, शायद ब्रूक्स भी रीटा की तरह ही एक सहयोगात्मक रिश्ते के लिए तैयार हो जाए, स्वतंत्र लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उपलब्ध। रीटा कुछ क्षण और फर्श पर बैठी रही। निवालिस ने बिस्तर के ऊपर से अपना सिर झांका। तुम क्या कर रही हो? रीटा बुदबुदाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। अरे हाँ, छोटे लियांग, अरे मैं फिर से तुम्हें भूल गया। रीटा ने हताश होकर अपना पैर पटका। तारांकन अगली बार, तारांकन तारांकन उसने वादा किया। तारांकन अगली बार मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूंगी। तारांकन तारांकन। निवालिस ने अपने मुंह में एक चिप डाल ली और रीटा को फर्श पर अपना छोटा सा नाटक खेलते हुए देखा, जिसका चेहरा हमेशा बदलता रहता था। रीटा, जो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, बोली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तारांकन बिस्तर पर चिप्स नहीं खाना चाहिए। तारांकन तारांकन। निवालिस बिस्तर पर लौटने लगा, मानो उसने सुना ही न हो। रीटा ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। वापस आकर मैं तुमसे निपट लूंगी। इसके साथ ही वह बिस्तर के नीचे रेंग गई और 6 पूंछ वाली मूनफॉक्स में बदल गई। निवालिस ने बिस्तर के नीचे से निकलती हुई रोएदार सफ़ेद पूंछों की एक झलक देखी और एक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चूक गया। अल्पविराम। रीटा ने अपाचे द्वारा दिया गया एक ईयरपीस अपने कान के पीछे लगा रखा था। यह एक समझदार अनुवादक था जो स्थानीय भाषा को सीधे उसके कान में बदल देता था। इसके अलावा उसने मूनफॉक्स शैली में खूबसूरती से तैयार किया गया एक आधा मुखौटा भी पहना था, जो उसके चेहरे के निचले आधे हिस्से को ढंक रहा था। ये घूंघट सुंदर और उचित रूप से मोटा था, बस इतना कि उसका मुंह छिप जाए। वह अपनी धूसर पूंछों को अपने पीछे हिलाती थी, हर पूंछ एक लचीले अतिरिक्त अंग की तरह हिलती थी। पूरी तरह फैली होने पर पूंछें रीटा के ऊपरी शरीर से लंबी होती थीं और जब ढीली होती थीं तो ज़मीन पर घिसटती थीं। ज़्यादातर मूनफॉक्स अपनी पूंछों को गंदा होने से बचाने के लिए थोड़ा ऊपर उठाए रखते थे। आज का पहनावा अपाचे ने चुना था। मूनफॉक्स सिल्क से बना, यह अपारदर्शी और सुंदर था। हालांकि पैंट थोड़ी अजीब थी, उसमें पीछे की तरफ एक छेद था जिसके चारों ओर इलास्टिक कपड़ा था जिससे उसकी पूंछ ज़्यादा दिखाई न दे। अपने पिछले जीवन में रीटा ने मूनफॉक्स को देखा था और उसे मार भी डाला था, लेकिन जिन मूनफॉक्स से उसका सामना हुआ था उनके पास 3 से अधिक पूंछ नहीं थी, साथ ही उनके सिर पर लोमड़ी के कान और मूंछें भी थीं।
6 पूंछ वाली मूनफॉक्स अपने वर्तमान भेष की तरह अपने चेहरों पर लोमड़ी जैसी विशेषताओं का कोई निशान नहीं थी। मूनफॉक्स जनजाति के लिए पूंछ ताकत का प्रतीक थी, जबकि कान और मूंछें पशुवत गुणों और हीनता का प्रतीक थीं। उसकी जाली प्रोफाइल में उसे 64वें स्तर की 6 पूंछ वाली मूनफॉक्स के रूप में दिखाया गया था, जिसका नाम तारांकन फ्रॉस्ट एम्ब्रॉयडरी तारांकन था। जब वह कीमिया की दुकान के पास से गुजर रही थी तो रीटा की नज़र अपाचे से मिली, जो खिड़की के पास बैठा था। रीटा का चेहरा सख्त बना रहा, लेकिन उसकी 6 पूंछें अभिवादन में लहरा रही थीं। हालांकि यह चेहरा अपरिचित लग रहा था, अपाचे को पता था कि यह निश्चित रूप से वही बदमाश है। कोई और उस घमंडी, मुक्का मारने वाले अंदाज और ध्यान खींचने वाले आभामंडल को नहीं दिखा सकता था। 100% ये वही थी। अपाचे ने अपनी किताब का एक पन्ना पलटते हुए दूसरी ओर देखा। मूनफॉक्स जनजाति के 3 मुख्य शहर मरे हुए लोगों के शहरों से बहुत दूर थे। रीटा को तारांकन मूनफॉक्स शहर तारांकन तक टेलीपोर्ट करने के लिए 18 स्वर्ण पदक खर्च करने पड़े। शहर में घूमते हुए रीटा ने देखा कि उसके पास से गुजरने वाली हर मूनफॉक्स, सिवाय इसके कि वे चेहरे पर रून वाले शाही लोमड़ियां हों, आदरपूर्वक उसके सामने झुकती थीं, यहाँ तक कि वे उसके कानों को भी सूंघती थीं। एम्पायर के साथ और कहानियां खोजें। अपाचे के अनुसार यह मूनफॉक्स का समर्पण दिखाने और अपनी जादुई आभा दिखाने का तरीका था। उच्च रैंक वाला मूनफॉक्स आभा को याद रखने का विकल्प चुन सकता था, जिससे वे अगले 3 दिनों तक निम्न रैंक वाले लोमड़ी को ढूंढ सकते थे। मूनफॉक्स बेहद खूबसूरत थे, एल्व्स को टक्कर दे रहे थे और हर एक से एक अनोखी, मादक खुशबू आ रही थी। किसी भी 2 मूनफॉक्स की गंध बिल्कुल एक जैसी नहीं थी। रीटा ने अपाचे द्वारा दिए गए परफ्यूम को अपने भेष बदलने के लिए लगाया था। लगाने से पहले उसने उसे सूंघा था, लेकिन एक बार उसके शरीर पर लगने के बाद उसकी खुशबू उसे महसूस नहीं हुई। इन खूबसूरत जीवों का अपने कानों पर अपनी हल्की सांसें डालते हुए पास आना बिल्कुल भी अप्रिय नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि उसे बदले में कुछ नहीं करना पड़ता था। बेशक, अगर उसका सामना किसी 7-8 पूंछ वाले मूनफॉक्स से होता तो उसे उनके साथ भी यही शिष्टाचार दिखाना पड़ता। लेकिन अपाचे के अनुसार 7 और 8 पूंछ वाले मूनफॉक्स शहर के शासकों की तरह ही दुर्लभ थे, इसलिए उनके रास्ते एक दूसरे से मिलने की संभावना नहीं थी। जहां तक सर्वोच्च रैंक वाले मूनफॉक्स तारांकन 9 टेल्ड मूनफॉक्स तारांकन का सवाल है, पूरे कबीले में केवल 9 ही थे जिन्हें तारांकन 9 मून एम्परर्स तारांकन के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक मुख्य शहर में 3 चंद्र सम्राट थे, जो एक दूसरे पर नजर रखते थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी दूसरे से अधिक ढिलाई न बरते। सड़कों पर चंद्र सम्राटों में से किसी को देखने की कोई संभावना नहीं थी, वे आम लोगों के बीच चलने की जहमत क्यों उठाते। पूरे रास्ते कान फटने के बाद लाइब्रेरी पहुंचते पहुंचते रीटा को लगा जैसे उसके कान सुन्न हो गए हों। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ने के बाद वह आखिरकार भव्य प्रवेश द्वार के सामने खड़ी हो गई। दरवाजे के दोनों ओर 2-3 पूंछ वाले मूनफॉक्स पहरेदार तैनात थे और पास ही एक 4 पूंछ वाला मूनफॉक्स टहल रहा था। रीटा को देखते ही वे तीनों उसके पास पहुंच गए और एक बार फिर रीटा के कान 3 बार फटे। 4 पूंछ वाली मूनफॉक्स ने पूछा, तुम किस वंश से हो? साम्राज्य के माध्यम से अपडेट रहें। फ्रॉस्टटेल, रीटा ने उत्तर दिया। मूनफॉक्स जनजाति में 72 कुल थे। अगर किसी कुल से 9 पूंछ वाला चंद्र सम्राट पैदा होता तो वह कुल स्वतः ही राजसी हो जाता। इसके विपरीत, अगर किसी कुल का चंद्र सम्राट गिर जाता तो उस कुल को अपने चेहरों से राजसी चिन्ह हटाने पड़ते। 4 पूंछ वाली मूनफॉक्स ने एक सुनहरी लोमड़ी की पूंछ निकाली और आदरपूर्वक रीटा की ओर बढ़ा दी। चंद्रमा देवी सभी मूनफॉक्स का भला करें। जाहिर है, अपाचे को लंबे समय से मूनफॉक्स की रसायन शास्त्र की पुस्तकों की लालसा थी और उसने रीटा को सभी आवश्यक अनुष्ठानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। 6 या उससे अधिक पूंछ वाले चंद्रलोमड़ियों को अध्ययन करने के लिए पुस्तकालय में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने का अधिकार था, लेकिन उन्हें प्रवेश द्वार पर रक्त की एक बूंद छोड़नी होती थी, अधिमानतः अपने कान की नोक से। रीटा ने अपने कान की लोब को चुटकी से दबाया और खून की एक बूंद निकाली, जिसे लोमड़ी की पूंछ पर दबा दिया। 4 पूंछ वाला मूनफॉक्स पीछे हट गया और 2-3 पूंछ वाले गार्डों ने रीटा के लिए 5 मीटर ऊंचे पुस्तकालय के दरवाजे खोल दिए। रीटा पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर आए और दरवाजे उसके पीछे जोर से बंद हो गए। अंदर रीटा को ऐसा लग रहा था जैसे वह किताबों की अलमारियों के जंगल में भटक रही हो। ऊपर तारों से भरा आसमान था, जिसके बीच में एक चमकीला पूर्णिमा का चांद लटक रहा था। चांद की हल्की रोशनी किताबों को रोशन कर रही थी, जिससे वह उनके शीर्षक साफ साफ पढ़ पा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी भूल भुलैया में पहुंच गई हो, जिसकी दीवारें ऊंची ऊंची किताबों की अलमारियों से बनी थीं। जहां तक उसकी नज़र जाती, किताबों से भरी अलमारियों पर अलमारियां ही अलमारियां थीं। खुशकिस्मती से अलमारियों के बीच की गलियारे लगभग 3 मीटर चौड़े थे और ऊपर तारों जैसी रोशनियां तैर रही थीं। ये तारे कभी कभी एक साथ मिलकर विभिन्न जादुई प्रतीकों का निर्माण करते थे, जो उस खंड की पुस्तकों की श्रेणी को दर्शाते थे।
रीटा ने कई दिन तैयारी में बिताए थे, मूनफॉक्स भाषा और जादुई प्रतीकों को याद किया था जो जनजाति के लिए अद्वितीय थे। तारों की रोशनी ने पुस्तकालय को एक रहस्यमय और मनमोहक वातावरण प्रदान किया, जिससे दमन की किसी भी संभावित भावना के स्थान पर विस्मय का भाव उत्पन्न हो गया। रीटा की योजना ये थी कि सबसे पहले अपाचे को जो किताब चाहिए थी, उसका पता लगाया जाए, उसकी सही स्थिति नोट की जाए और फिर उसे एक ही बार में आगे बढ़ाया जाए। चोर देवता होने का ये बुनियादी पेशेवर शिष्टाचार था, पहले क्षेत्र का निरीक्षण करो, फिर सामान वापस लाओ। रीटा हमेशा तारांकन डिस्गाइज तारांकन कौशल के कूलडाउन का ध्यान रखती थी। जब से उसने लानिया काया में तारांकन डिस्गाइज तारांकन का इस्तेमाल शुरू किया था, उसने अपनी कलाई पर एक छोटा टाइमर बांध लिया था। ये टाइमर उल्टी गिनती खत्म होने पर चुपचाप कंपन करने के लिए सेट किया जा सकता था, जिससे बिना कोई आवाज़ किए उसे अलर्ट मिल जाता था। तारांकन डिस्गाइज तारांकन का उपयोग करते हुए अपने समय को अधिकतम करने के लिए वह आमतौर पर 55 मिनट के लिए टाइमर सेट करती है, जिससे उसे ब्लू स्टार में वापस लौटने या आपात स्थिति में बिल्ली में बदलने के लिए पर्याप्त बफर समय मिल जाता है। हालांकि आज रीटा ने टाइमर 59 मिनट का सेट कर रखा था। वह अपनी सीमाएं पार करना चाहती थी और कुछ कूलडाउन रीसेट पोशन बचाकर रखना चाहती थी। तैयारी के लिए उसने आधे औषधियों को ऐसे कंटेनरों में दोबारा पैक कर दिया था जिन्हें सीधे पिया जा सके। उसने अपाचे से यह सुनिश्चित करने के लिए जांच कर ली थी कि नई पैकेजिंग औषधि के प्रभाव को प्रभावित न करे। ये औषधियां उसके तारांकन जादूगर के नकली दांत तारांकन में रखी हुई थी, बस किसी भी स्थिति के लिए। क्या होगा अगर वह खुद को ऐसी स्थिति में पाले जहां उस महत्वपूर्ण क्षण में उसे अपनी औषधियां न मिल पाएं? ऐसे में वह अपने तारांकन जादूगर के नकली दांत तारांकन से औषधि निकालकर तुरंत निगल सकती है। उसने पोशन की जगह स्किल स्टोन्स इस्तेमाल करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन अपाचे ने वादा किया था कि किताब वापस मिलने के बाद वह उसे कूलडाउन रीसेट पोशन बनाना सिखा देगा। अपाचे के मुताबिक पोशन बनाने की प्रक्रिया महंगी सामग्री से ज़्यादा तकनीक पर निर्भर करती है, इसलिए रीटा ने स्किल स्टोन्स पर अपनी मेहनत बर्बाद न करने का फैसला किया। अजीब बात यह है कि हाल ही में खाली कौशल पत्थरों पर अधिक सख्ती से नियंत्रण कर दिया गया था, तथा विशेष मामलों के ब्यूरो ने केवल वही पत्थर जारी किए थे जिन्हें लॉग इन करना आवश्यक था। औषधियों के अलावा उसने अपनी 50 साल पुरानी नू एरहोंग वाइन की 3 मिलीलीटर की छोटी खुराक भी तैयार की, जिसे उसने आपात स्थिति के लिए नकली दांत में रख लिया। रीटा जब ऊंची अलमारियों से गुजरी तो वह विभिन्न खंडों से गुजरी, भाषा, इतिहास, साहित्य, जादू, मार्शल आर्ट, शरीर प्रशिक्षण, खाना पकाना और फिर तारांकन सुगंध। तारांकन किसकी प्रतीक्षा? रीटा सुगंध वाले सेक्शन के सामने रुकी, उसे एहसास हुआ कि उसमें 10 पूरी अलमारियां थीं। ये अलमारियां लाइब्रेरी के दरवाजों से भी ऊंची थीं और हर गलियारा इतना लंबा था कि उसे अपनी मौजूदा गति से एक छोर से दूसरे छोर तक चलने में 10 मिनट लग गए। 10 अलमारियां, ये खंड इतिहास खंड जितना ही बड़ा था और सुगंध क्षेत्र में हलचल मची हुई थी। हर कुछ मीटर पर 6 या 7 पूंछ वाले मूनफॉक्स खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक किताब थी। अपनी उत्सुकता को रोक न पाने के कारण रीटा अंदर गई और झांक कर देखा। उसने पाया कि एक पूरी शेल्फ अलग अलग खुशबुओं के वर्णन से भरी हुई थी और आधी से ज्यादा तो जाने माने मूनफॉक्स द्वारा बनाई गई मशहूर खुशबुओं पर केंद्रित थी। सुगंध बनाने की श्रेणियां भी उतनी ही विविध थीं। तरल सुगंध, ठोस सुगंध, स्नान सुगंध, जादुई सुगंध और बहुत कुछ के लिए अलमारियां थीं। अलमारियों को कार्य के अनुसार भी विभाजित किया गया था, जिसमें प्रेमालाप, उपचार, रहस्यवाद, अपराध, प्रार्थना, शाप, ट्रैकिंग आदि के लिए सुगंधें थीं। सूची लंबी थी। रीटा को बड़े शहर में प्रवेश करते हुए एक देहाती लड़की जैसा महसूस हुआ। होह, बहुत खूब, 7 पूंछ वाली मूनफॉक्स। बेहतर होगा कि उनके कान सूंघ लो। क्या यह असली के लिए है? ओह, एक और 7 पूंछ वाली मूनफॉक्स। बेहतर होगा कि जाकर उन्हें फिर से सूंघें और नमस्कार करें। ये सुगंधें सचमुच कुछ और ही हैं। एक और 7 पूंछ वाला। बेहतर होगा कि फिर से सूंघो। रीटा को यह संदेह हुआ कि मूनफॉक्स जनजाति में बदबूदार होना संभवतः एक ऐसा अपराध था जिसके लिए मृत्युदंड दिया जाता था। उन्होंने ये भी सोचा कि क्या कान सूंघने की परंपरा जादुई आभा दिखाने से कम और यह निर्धारित करने से अधिक संबंधित है कि दूसरी लोमड़ी की गंध उच्च गुणवत्ता वाली है या नहीं। उसकी कलाई कंपन करने लगी, जिससे उसे कूल डाउन रीसेट पोशन पीने का संकेत मिला। उसने तुरंत एक पोशन निकाला, उसे पिया और फिर अपनी तारांकन भेस तारांकन की कला को ताज़ा किया। उसका रूप रंग तो नहीं बदला, लेकिन उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए 59 मिनट रीसेट हो गए। वह अब और अधिक देर तक नहीं रुक सकती थी। अनिच्छा से रीटा सुगंध अनुभाग से बाहर चली गई और अपनी खोज जारी रखी। लेकिन उस क्षेत्र को देखकर उसे विश्वास हो गया कि उसे अपाचे द्वारा दिए गए एस्केप जेम का उपयोग करना चाहिए, जो उसे पुस्तक मिलने के बाद मिला था। आने से पहले उसने शैडो क्यू से खास तौर पर एक स्किल स्टोन खरीदने के लिए कहा था, जिससे आपात स्थिति में उसे तुरंत ब्लू स्टार वापस टेलीपोर्ट किया जा सके।
उसने सोचा था कि उसे एस्केप जेम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वह उसे बचा लेगी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह विदेशी कबीलों के बारे में बहुत कम जानती है। लानिया काइया में ब्लू स्टार एजेंटों के बारे में हाल ही में पता चलने से तनाव बढ़ गया था, इसलिए उसने सुरक्षित रहना ही बेहतर समझा। ज़्यादा सतर्क रहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आखिर में सब कुछ गंवाना पड़ेगा। अपना दूसरा कूलडाउन रीसेट पोशन पीने के बाद रीटा को आखिरकार कीमिया वाला सेक्शन मिल गया। यहाँ किताबों की संख्या से पता चलता था कि मूनफॉक्स कीमिया को कितना कम महत्व देता था। सुगंध की 10 अलमारियों की तुलना में कीमिया के पास सिर्फ 2 ही अलमारियां थीं। अपाचे के लिए मूनफॉक्स एक ऐसी जनजाति थी जो अपनी प्रतिभा की कद्र नहीं करती थी। उन्हें चंद्रदेवी ने कीमिया के रहस्यों का वरदान दिया था, लेकिन उन्होंने सुगंध पर ध्यान केंद्रित करना चुना। उनके अनुसार मूनफॉक्स जनजाति को कीमिया के गौरव को पुनः करने में मदद करना अपाचे का नेक कर्तव्य था। रीटा खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। हाँ बिल्कुल, मानो कोई लानिया काया के सूरज का विरोध करने की हिम्मत करेगा। अपाचे की प्रशिक्षु होने के नाते रीटा को लगा कि मदद करना स्वाभाविक है। वह कितनी मदद कर सकती थी? हाँ, जितना वह कर सकती थी, या यूं कहें कि जितना उसके हाथ लग सकता था। ज्यादा मुश्किल था। सेक्शन ढूंढने के लिए बस गलियारों के दोनों ओर मौजूद जादुई प्रतीकों को स्कैन करना पड़ता था, लेकिन असली किताबें ढूंढने के लिए हर एक को अलग अलग जांचना पड़ता था। विडंबना यह है कि सबसे मुश्किल लगने वाला संग्रह मूनलाइट पोर्शंस द अल्केमिकल की के 189 खंड अपने विशाल आकार के कारण सबसे आसानी से मिल गए, लगभग एक जैसे शीर्षकों की एक पूरी पंक्ति। इसे खोना नामुमकिन होता। हालांकि बाकी 2 संग्रह कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हुए। द मोस्ट मिस्टीरियस अल्केमिकल मटीरियल मूनशाइन, जो 3 खंडों ऊपरी, मध्य और निचला में उपलब्ध था, और मूनलाइट एंड टाइम, जो सिर्फ 2 खंडों में उपलब्ध था, दसियों हजारों या लाखों पुस्तकों में बिखरा हुआ था। इस विशाल संग्रह में से 5 विशिष्ट खंड ढूंढना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। इसके अलावा मूनफॉक्स रॉयल लाइब्रेरी की हर किताब दुर्लभ और कीमती थी, और ज्यादातर किताबों की सिर्फ एक ही प्रति थी। ज्यादा से ज्यादा किसी भी शीर्षक की 3 से ज्यादा प्रतियां नहीं होती थीं। रीटा को तनाव महसूस होने लगा। कूलडाउन रीसेट पोशन की 30 बोतलें काफ़ी नहीं थीं। उसे अपाचे से 100 बोतलें मांगनी चाहिए थीं। वह किताबों की अलमारी से दूसरी अलमारी तक जाती रही और ध्यान से किताबों की रीढ़ों को देखती रही। अपाचे के साथ आधे साल से ज्यादा समय तक कीमिया की पढ़ाई करने के बावजूद रीटा को पता चला कि वह यहाँ ज्यादातर किताबों के शीर्षक भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन इसने उसे इस खोज को सीखने के अवसर के रूप में लेने से नहीं रोका। आखिरकार एक किताब का शीर्षक अक्सर उसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त सारांश होता है। रीटा के लिए यह स्थान अपने आप में एक रसायन विद्या की कक्षा बन गया था। बाकी 5 खंडों की तलाश करते हुए वह लगन से शीर्षक पढ़ती और याद करती रही। हर बार जब उसकी कलाई का टाइमर बजता तो वह एक औषधि पी लेती और अपना तारांकन छिपाने तारांकन का हुनर फिर से सक्रिय कर लेती। जब तक उसने अलमारियों की पहली पंक्ति खंगाली, 4 घंटे बीत चुके थे। कुल मिलाकर वह अब 5 घंटे से ज्यादा समय से पुस्तकालय में थी। गर्दन को तानते हुए रीटा रसायन विज्ञान की किताबों की अलमारियों की दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ी। जैसे ही वह एक कोने पर मुड़ी, वह लगभग किसी से टकरा गई। एम्पायर पर कहानियां खोजें। सहज ही रीटा ने दूसरे मूनफॉक्स की पूंछें गिन ली। 6 पूंछें, बिल्कुल उसकी तरह। उसने मूनफॉक्स की तरफ सिर हिलाया, जिसने भी सिर हिलाकर जल्दी से वहां से भाग जाने का इशारा किया। उसके कदमों से घबराहट का आभास हो रहा था। रीटा, क्या वह भी चोर है? तारांकन। रीटा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान जल्दी ही उसके चेहरे पर जम गई। 3 मीटर से भी कम दूरी पर एक 9 पूंछ वाली मूनफॉक्स खड़ी थी, जिसने एक काला जादुई चोगा पहना हुआ था। मूनफॉक्स एक किताबों की अलमारी के पास खड़ी होकर आराम से किताबें पलट रही थी। उसकी 9 पूंछें, जो काली नोकों को छोड़कर सफ़ेद थीं, उसके पीछे हवा में शान से लहरा रही थीं। उसकी पूंछों के सिरे उसके सिर से 1 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊपर तक फैले हुए थे, हल्के से ऐसे लहरा रहे थे मानो कोई हवा का झोंका चल रहा हो। अगर मूनफॉक्स सिटी में रीटा को मिले बाकी मूनफॉक्स अपनी अपनी खूबसूरती में बेजोड़ थे, तो ये तो शाही शान का प्रतीक था। लेकिन रीटा को उसकी शक्ल सूरत नहीं, बल्कि उसका जबरदस्त आभामंडल मोहित कर रहा था। रीटा ने चावेज वॉच से मिली अपनी अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल उस पर करने की भी हिम्मत नहीं की। वो बहुत शक्तिशाली थी, इतनी शक्तिशाली कि उसे देखने वाला कोई भी सहज ही यही सोचता था कि उसके रूप रंग पर टिप्पणी करना अनादर है। मैं कौन होता हूँ इस पर फैसला करने वाला? तारांकन। रीटा को अब समझ में आया कि दूसरा मूनफॉक्स इतनी जल्दी क्यों भाग गया था। वह पास आए और आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। तारांकन, यदि आप किसी ऐसे मूनफॉक्स से मिलें जिसके पास आपसे अधिक पूंछ हो, विशेष रूप से राजपरिवार से, तो आपको इस तरह झुकना होगा। तारांकन। तारांकन, रुको गुरुजी, क्या मुझे भी उनके कान नहीं सूंघने चाहिए? तारांकन। तारांकन, क्या आपकी मृत्यु की इच्छा है? तारांकन।
तारांकन, हालांकि मेरे पास जीवित रहने का एक कौशल है। क्यों? तारांकन, तारांकन, फिर आप इसका उपयोग अपने निधन के बाद कर सकते हैं। तारांकन, 9 पूंछ वाले चंद्र सम्राट ने जवाब में हल्की हम ध्वनि निकाली, जिससे उसका आभार व्यक्त हुआ। रीता धीरे धीरे कदम रखते हुए मुड़ी और अपनी किताबें ढूंढने लगी। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसके पीछे से एक सुस्त आवाज सुनाई दी। आप किस वंश से हैं? रीटा ने पीछे मुड़कर सम्मान भरा स्वर बोला, मैं फ्रॉस्टटेल कबीले से हूँ महाराज। चंद्र सम्राट की नज़रें उस पर सहजता से घूम गईं। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। 6 पूंछ वाली चंद्र लोमड़ी जिसका करिश्मा 10 गुना हो, बहुत दुर्लभ। रीटा ने एक उत्साहित प्रशंसक की भूमिका निभाई जो पहली बार अपने आदर्श से मिल रही थी। ये पहली बार है जब मैं महान मिस्टब्लेड मून सम्राट को व्यक्तिगत रूप से देख रही हूँ। शुक्रिया अपाचे, तारांकन, रीटा ने मन ही मन सोचा और मन ही मन अपनी शिक्षिका को मूनफॉक्स संस्कृति का विश्वकोश होने के लिए धन्यवाद दिया। अपाचे ने उसे 9 पूंछ वाले चंद्र सम्राटों के बारे में बताया था, जिनके कुलों के लोग दशक भर चलने वाले मूनफॉक्स उत्सवों में शामिल होते थे, जिनमें सम्राटों को रसविद्या उत्सव मनाना या अपने कर्तव्यों से बचना पसंद था। रीटा अपने पिछले जन्म में कई सालों से अपने अभिनय कौशल को निखार रही थी, अपने भेष और भूमिका निभाने की प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए। अब उसका अभिनय भले ही ऑस्कर के लायक न हो, लेकिन वह चंद्र सम्राट को कम से कम कुछ समय के लिए मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त था। मिस्टब्लेड मून सम्राट ने अपनी नज़र वापस किताब पर घुमाई। जाओ, मेरे लिए द 4 सीजन्स ऑफ मून एंड अल्कमी का निचला भाग ले आओ। रीता ने उत्तर दिया, महाराज, कृपया मुझे एक मार्गदर्शक के रूप में धुंध का एक मार्ग प्रदान करें। मिस्टब्लेड की एक पूंछ हिली और एक महीन धुंध पुस्तकालय के दूरवर्ती भाग की ओर फैल गई। रीता तुरंत धुंधले रास्ते पर चल पड़ी। कुछ मिनट बाद वह एक ऊंची किताबों की अलमारी के पास पहुंची। ऊपर वाली अलमारी की ओर, जहां किताब रखी थी, देखते हुए वह एक पल के लिए सोच में पड़ गई। सीढ़ी का इस्तेमाल तो सवाल ही नहीं उठता। हालांकि उसकी फुर्ती उसे कुछ सही सीढ़ियों से आसानी से ऊपर ले जा सकती थी, लेकिन ऐसा करने पर अलमारियों पर पैर पड़ना और किताबें गिरना भी संभव था। मिस्टब्लेड मून सम्राट अभी भी पास में ही पड़ रहा था, इसलिए ये सही नहीं होगा। लेकिन इसका एक समाधान था। चावेज वॉच में तारांकन IM इन हड़बड़ी तारांकन नाम की एक खास क्षमता थी जिससे वह छोटी दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकती थी। ऊर्ध्वाधर गति पर कोई प्रतिबंध नहीं था, केवल दूरी पर। उसने बुकशेल्फ के बीच में एक जगह पर ध्यान केंद्रित किया और इस क्षमता का इस्तेमाल किया। तारांकन थप। तारांकन, रीटा ने फुर्ती से शेल्फ का किनारा पकड़ लिया और खुद को आसानी से हवा में लटका लिया। उसके हाथ किनारे पर थे और उसका शरीर किताबों की शेल्फ से शान से लटक रहा था। बिल्कुल सही, 10/10, शानदार। तारांकन, उसकी 6 पूंछें उसके पीछे खुशी से हिल रही थीं। अब उसे बस कौशल के 5 सेकंड के कूलडाउन के समाप्त होने का इंतजार करना था और वह फिर से टेलीपोर्ट होकर शीर्ष शेल्फ पर पहुंचकर पुस्तक ले लेती। मिस्टब्लेड मून सम्राट, जो ध्वनि से चौंक गया था, उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। 5 सेकंड बाद रीटा ने द 4 सीजन्स ऑफ मून एंड अल्कमी का निचला वॉल्यूम उठाया। उसने ऊपरी वॉल्यूम उठाया और शान से जमीन पर गिर पड़ी। रीटा जल्दी से मिस्टब्लेड मून सम्राट के पास लौटी और उसे मांगी हुई किताब थमा दी। सम्राट ने एक पल उसे घूरा और फिर हाथ हिलाकर उसे विदा कर दिया। रीटा ने रुकने का साहस न करते हुए अपनी खोज जारी रखने के लिए तेजी से वहां से प्रस्थान कर लिया। चूंकि वह और मिस्टब्लेड अब एक ही सेक्शन में थे, भले ही दसियों मीटर की दूरी पर, रीटा ने खुलेआम अपनी औषधियां पीने की हिम्मत नहीं की। अगले कई घंटों तक वह अपने जादूगर के नकली दांत में छिपी औषधियों पर निर्भर रही। सौभाग्य से तारांकन छिपाना तारांकन एक बहुत ही सूक्ष्म कौशल था। हालांकि इससे थोड़ी जादुई ऊर्जा निकलती थी, लेकिन यह अंदर की ओर केंद्रित थी, जिससे ध्यान आकर्षित करने की संभावना कम थी, यहां तक कि मिस्टब्लेड मून सम्राट जैसे व्यक्ति का भी नहीं। आखिरकार मूनफॉक्स की आदतें तो और भी अजीब थीं। रीटा ने खाना खाने की भी हिम्मत नहीं की, बस बीच बीच में कोई किताब निकालकर कुछ मिनटों के लिए पढ़ने का नाटक करती ताकि चंद्र सम्राट को शक न हो। आखिरकार लाइब्रेरी में 10 घंटे बिताने के बाद रीटा को वो सारी किताबें मिल गईं जो अपाचे चाहता था। लेकिन एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। मिस्टब्लेड चंद्र सम्राट अभी भी वहां था। रीटा पालथी मारकर बैठी द 4 सीजन्स ऑफ मून एंड अल्कमी के ऊपरी वॉल्यूम को पलट रही थी और धैर्यपूर्वक मिस्टब्लेड मून सम्राट के जाने का इंतजार कर रही थी। मिस्टब्लेड को उसके मनचाहे जवाब मिल जाने के बाद वह लाइब्रेरी से बाहर जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने देखा कि 6 पूंछ वाला अनाड़ी मूनफॉक्स अभी भी वहां था, यहां तक कि 100 मीटर की दूरी से भी। उसके हाथ में द 4 सीजन्स ऑफ मून एंड अल्कमी की एक प्रति थी। मिस्टब्लेड ने जीवंत सुगंध खंड और शांत उपेक्षित कीमिया खंड के बारे में सोचा, साथ ही मूनफॉक्स की कीमिया के वर्तमान पतन के बारे में भी। खुद को रोक न पाने के कारण वह बैठे हुए 6 पूंछ वाले के पास गई और पूछा, उन्नत औषधियां बनाने में आपकी सफलता दर क्या है?
मिस्ट ब्लेड को आते देख रीटा ने तुरंत किताब नीचे रख दी और खड़ी हो गई। 20% से भी कम, उसने जवाब दिया। मिस्ट ब्लेड ने भौहें चढ़ाईं, ये किताब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा उन्नत है। अगर तुम कीमिया सीख रहे हो तो मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। उसकी एक पूंछ फैली हुई थी जिससे धुंध की एक किरण पास की रीटा के 2 बजे वाले बुकशेल्फ की ओर जा रही थी, और उसने 7वें शेल्फ से एक किताब निकाली और उसे रीटा की ओर उछाल दिया। रीटा ने उसे उठाया और शीर्षक जोर से पढ़ा, औषधि बनाना। क्या ये काम आप पूंछ होने पर नहीं कर सकते? तारांकन, उसने नीचे देखा। यह मिस्ट ब्लेड ने खुद लिखा था। रीटा सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या आप और अपाचे बहुत समय से खोई हुई बहनें हैं? तारांकन। बहरहाल रीटा मिस्ट ब्लेड के नेक इरादों को समझ गई। किताब को सीने से लगाकर उसने चंद्र सम्राट का आदरपूर्वक धन्यवाद किया और दिए गए ज्ञान के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। धन्यवाद महामहिम मिस्ट ब्लेड। मिस्ट ब्लेड ने अचानक पूछा, आप इत्र और कीमिया के बारे में क्या सोचते हैं? यह एक पेचीदा सवाल था। इत्र पर शोध और लेखन के लिए समर्पित 10 पंक्तियों को देखते हुए यह स्पष्ट था कि इत्र मूनफॉक्स जाति के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल और शिल्प बन गया था। लेकिन अपाचे के अनुसार मूनफॉक्स को एक बार अपनी रसायन विद्या की क्षमताओं के लिए चंद्र देवी से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि मिस्ट ब्लेड रसायन विद्या का समर्थक था। इत्र बनाने में अपनी बेजोड़ प्रतिभा के बावजूद, जो अन्य चंद्र सम्राटों के समान ही थी, जो इसमें विशेषज्ञ थे, मिस्ट ब्लेड का ध्यान हमेशा कीमिया पर रहा। वह 9 चंद्र सम्राटों में कीमिया अध्ययन की सबसे प्रबल समर्थक थी और सभी मूनफॉक्स को ये कला सीखने की वकालत करती थीं। रीटा ने अपना सिर उठाया, उसकी नज़रें मिस्ट ब्लेड की ओर स्थिर थीं। मैं आपके पदचिन्हों पर चलने के लिए रसायन विद्या का अध्ययन कर रही हूँ। मिस्ट ब्लेड कुछ पल चुप रहा। मैं तुम्हें सम्मान नहीं दे सकता, रीटा ने भावुक होकर कहा। आपकी मान्यता मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है जिसकी मैं कभी आशा कर सकती हूँ। मिस्ट ब्लेड की पूंछें कुछ देर रुकीं और फिर धीरे धीरे हिलने लगीं। उसने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारी पसंद तो कमाल की है। अपनी आस्तीन फड़फड़ाते हुए उसने लापरवाही से मास्टर लेवल की एक बोतल उछाल दी। थोड़ा सा कुछ, इसके साथ खेलो। और इसके साथ ही वह धुंध में विलीन हो गई और गायब हो गई। दोनों हाथों में औषधि पकड़े रीटा अपनी सीट पर वापस आ गई और औषधि को सावधानी से अपने पास रख लिया। उसने श्रद्धापूर्वक औषधि बनाना, क्या ये काम नहीं है अगर आपके पास पूंछ हो? तारांकन खोला। आधे घंटे बाद जब रीटा को यकीन हो गया कि मिस्ट ब्लेड मून सम्राट चला गया है, तब वह हरकत में आई। लाइब्रेरी में किताबें उच्च स्तरीय मूनफॉक्स के लिए मुफ्त में पढ़ने के लिए उपलब्ध थीं, लेकिन उन्हें बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। रीटा ने तय किया कि पकड़े जाने से पहले वह जितनी हो सके उतनी किताबें ले जाएगी। कीमिया अनुभाग में मूनफॉक्स की संख्या बहुत कम थी और मिस्ट ब्लेड के आने के बाद बचे हुए कुछ लोग चले गए, जिससे रीटा अकेली रह गई। वह द 4 सीजन्स ऑफ मून एंड अल्कमी का ऊपरी भाग जो उसने वापस नहीं किया। ले लो। औषधि बनाना। अगर आपके पास पूंछ हो तो क्या आप ये काम नहीं कर सकते? तारांकन। लीजिए। द मोस्ट मिस्टीरियस अल्केमिकल मटीरियल, मूनशाइन के 3 खंड और मूनलाइट एंड टाइम के 2 खंड। ले लो। अगली किताबों की अलमारी की ओर मुड़ते हुए उसने सावधानीपूर्वक अपनी सीढ़ी स्थापित की और चुपचाप मूनलाइट पोशंस, द अल्केमिकल की के सभी 189 खंड पैक कर दिए। रीटा को अपने चारों ओर एक अदृश्य दबाव महसूस होने लगा। लाइब्रेरी में घुसते ही जहां उसने खून निकालने के लिए अपना कान चुभाया था, अब वहां धड़कन होने लगी। वह युद्ध तकनीक वाले सेक्शन की ओर दौड़ पड़ी। अलमारियों की पहली पंक्ति से उसका बायां हाथ उसका बैग पकड़े हुए था, जबकि दायां हाथ, जिसकी उंगलियां कुशलता से किताबों की रीढ़ पर टिकी थीं, तेजी से किताबों को खींचकर बैग में डाल रहा था। वह सहजता से आगे बढ़ती हुई एक के बाद एक किताबें उठाती जा रही थी। उसका सिद्धांत हमेशा से यही रहा था, अपनी क्षमता से ज्यादा काम मत करो। लेकिन क्या उसने अब तक जो कुछ भी सीखा था उसमें महारत हासिल नहीं कर ली थी? ये नज़दीकी युद्ध तकनीकें ही उसकी ज़रूरत थीं। एक बार जब ये तकनीकें उसकी मांसपेशियों की याददाश्त में बैठ गईं, तो जो कोई भी उसे एक दूर से वार करने वाली लड़ाकू समझकर उसके पास जाता, उसे एक आश्चर्य का सामना करना पड़ता, एक तेज चाल और उन्हें एक चौंकाने वाली मुठभेड़ का सामना करना पड़ता। और कोई अतिरिक्त किताबें, वह उन्हें पृथ्वी की समग्र शक्ति बढ़ाने के लिए विशेष मामलों के बयूरों को बेच सकती है। रीटा एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में भागती हुई किताबें उठाती रही, यहाँ तक कि कभी कभी लड़खड़ाकर कोई किताब गिरा भी देती। उसने उन्हें उठाने की जहमत नहीं उठाई। उसकी उंगलियां युद्ध तकनीक वाले सेक्शन से होते हुए सीधे जादू वाले सेक्शन में पहुंच गईं, और वह बिल्कुल सही ऊंचाई पर थी जहां उसका हाथ आसानी से किताबें पकड़ सके, बिना किसी हरकत के, पूरी कुशलता से। मिस्ट ब्लेड की उस दयालुता को याद करते हुए जिसने उसे एक पुस्तक उपहार में दी थी, उसने अपनी गतिविधियों को हल्का और नाजुक रखा तथा पुस्तकालय की बहुमूल्य पुस्तकों को नुकसान न पहुंचाने के प्रति सचेत रही, भले ही वह उन सभी को नहीं ले जा सकी। उसके शरीर पर दबाव बढ़ता गया, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी।
शायद लाइब्रेरी के अपने जादुई नियम या ऊर्जा उसके खिलाफ काम कर रही थी। अब उसके चारों ओर कदमों की आहट गूंज रही थी। उसने सवाल पूछने वाली आवाज़ें सुनी और अपनी परिधीय दृष्टि में तैयार किए गए मंत्रों से इकट्ठा हो रही रोशनी की झलक देखी। एक साथ लगभग 1 दर्जन मंत्र उस पर छोड़े गए। बिना किसी हिचकिचाहट के रीटा ने अपना बैग छुपाया और आने वाले हमलों से बचने के लिए 5 मीटर आगे टेलीपोर्ट हो गई। जैसे ही वह जमीन पर उतरी, उसके शरीर पर दबाव असहनीय हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। सहज ही उसने अपने मुंह में रखे बचने वाले पत्थर को काट लिया। जैसे ही प्रकाश ने उसे घेर लिया, एक सुंदर चेहरा और काली नोकों वाली 9 सफ़ेद पूंछें नजर आईं और पलक झपकते ही वह आकृति दूरी कम कर रही थी। चंद्र सम्राट का हाथ पंजों में बदल गया और उसकी ओर बढ़ा। उस क्षण रीटा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन घबराने की बजाय उसकी पेशेवर प्रवृत्ति जाग उठी। वह जेब काटने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी कुछ देर पहले ही चंद्र सम्राट को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दे रहा था। मेरी गलती। अगली बार जब मेरा पुनर्जन्म होगा तो मैं खुद को सौंप दूंगा। तारांकन। अगले ही पल रोशनी चमकी और रीटा अंडरसिटी के सीवर सिस्टम में प्रकट हुई। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले, लाइब्रेरी में पहने हुए कपड़े और इस्तेमाल की हुई सीढ़ी उतार फेंकी और खुद पर सफाई का मंत्र डाला। फिर उसने अपाचे द्वारा दी गई परफ्यूम की दूसरी बोतल खुद पर डाल ली। एक और कूलडाउन रीसेट पोशन पीने के बाद उसने अपना तारांकन भेस तारांकन कौशल सक्रिय किया और एक रक्त एल्फ में तब्दील हो गई और सीवर से बाहर निकल गई। उसके पैर तेजी से हिल रहे थे, कभी कभी वह आगे की ओर पलकें झपकाने के लिए तारांकन में जल्दी में हूँ तारांकन का प्रयोग करती थी, हालांकि वह स्पष्ट दृष्टि में तारांकन फैंटम शिफ्ट तारांकन का प्रयोग करने से बचती थी। जैसे ही वह शहर के टेलीपोर्टेशन एरे की ओर दौड़ी, उसकी नज़र कीमिया की दुकान पर पड़ी। वह अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं पाए, और क्या पता वहां फिर से अपाचे था, खिड़की के पास बैठा शराब की चुस्कियां ले रहा था। साम्राज्य पर कहानियां पढ़ें। अभी भी यहाँ हो, है ना? तारांकन। हाँ, मुझे देखो, मैं एक रोमांचक और उत्पादक जीवन जी रहा हूँ, लगातार गतिशील, अपनी जान जोखिम में डालकर, हर पल रोमांच की तलाश में। वहीं कुछ लोग शराब पीकर आलस्य में डूबकर अपना दिन बर्बाद करते हैं। कितनी शर्म की बात है। तारांकन। पूरे आत्मविश्वास के साथ रीटा ने अपना सिर घुमाया और अपाचे को नजरअंदाज करते हुए तेजी से भाग गई। तारांकन शुल्क। तारांकन। अपाचे। उस ब्लड एल्फ का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। शायद मुझे उसे गौर से देखना चाहिए। आधे घंटे बाद उसी रास्ते से गंभीर चंद्र लोमड़ियों का एक समूह सुनहरी धूपबत्ती की एक कतार का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा। धूपबत्ती से धुंध उठ रही थी और हवा में एक शानदार खंजर का रूप ले रही थी, जो उनका मार्गदर्शन कर रही थी। अपाचे, ये मिस्ट ब्लेड की खुशबू है ना? किसी ने कुछ किताबें चुरा लीं और वो इस तरह से निकल पड़े। तारांकन। रीटा जैसे जैसे मुख्य शहरों के टेलीपोर्टेशन एरे से गुजरती, वह हर पड़ाव पर एक पहले से तैयार छोटी मकड़ी की लाश छोड़ जाती। इस तरह वह हर शहर से कितने मूनफॉक्स सैनिक भेजे गए हैं, इस पर नज़र रख सकती थी और सब कुछ मकड़ियों की नज़र से देख सकती थी। पूरा चक्कर लगाने के बाद रीटा मूनफॉक्स सिटी लौट आए। उसने अपने कपड़े बदले, उन्हें जला दिया, एक भूत में बदल गई और खुद पर इत्र की तीसरी बोतल छिड़क ली। वह लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और हो सके तो इस सारी गड़बड़ी को पृथ्वी पर वापस नहीं लाना चाहती थी। आदर्श रूप से वह इस पूरी स्थिति का ठीकरा लानिया काया पर फोड़ना चाहती थी, ताकि मिस्ट ब्लेड चंद्र सम्राट को लगे कि लानिया काया के निवासियों ने किताबें चुराई हैं। विशाल परफ्यूम सेक्शन को देखते ही रीटा को एहसास हो गया था कि मूनफॉक्स जाति का सुगंधों पर शोध कतई आसान नहीं था। अगर वे उसके शरीर का पता न लगा पाएं तो भी कोई बात नहीं, उसकी स्थायी सुगंध ही एक सुराग होती। सबसे बुरी बात, उसने मिस्ट ब्लेड मून सम्राट से कुछ देर की मुलाकात की थी। रीटा का तारांकन भेस। तारांकन हुनर उसकी खुशबू जरूर बदल सकता था, लेकिन परफ्यूम एक अमूर्त चीज होने के नाते निशान छोड़ जाता है। क्या उसका तारांकन भेस? तारांकन उन खुशबुओं से प्रभावित था जो अभी तक पूरी तरह से गायब नहीं हुई थीं। वह खुशबू आखिर कहाँ गायब हो गई? क्या यह मूनफॉक्स के लिए उसे ट्रैक करने का एक और तरीका बन सकता था? ये जाल के भीतर जाल की एक अंतहीन श्रृंखला की तरह था। रीटा जानती थी कि मूनफॉक्स ने गंध अनुसंधान में कितनी गहराई से काम किया है, इसलिए उन्हें कम आंकने से इनकार कर दिया। वह किसी भी लापरवाही भरी गलती करने के बजाय स्थिति पर गहराई से विचार करना और अपने मन में चल रहे साए से जूझना पसंद करेगी। रीटा ने खुद को तेज और जबरदस्त गंध वाली 1 दर्जन से ज्यादा औषधियों में डुबो लिया। फिर वह घनी भीड़ में घुस गई, अपनी गंध को जितना हो सके उतना जटिल बनाते हुए। रास्ते में जितने ज्यादा लोग उसे मिलते, वह उतनी ही सुरक्षित रहती। एक बार तो रीटा को एक नीलामी घर जाकर उस औषधि की सूची बनाने का भी समय मिल गया जो मिस्ट ब्लेड ने उसे दी थी। उसने उसकी कीमत 288 स्वर्ण मुद्राएं लगाईं। वह उसे रखने वाली नहीं थी, कौन जाने उस औषधि में कोई छिपा हुआ जाल हो।
वह कोई दुर्लभ वस्तु नहीं थी और अपाचे शायद कुछ ऐसा ही बना सकता था। उसे बेच देना ही बेहतर है। जैसे ही उसने इसे सूचीबद्ध किया, किसी ने इसे पूरी कीमत पर खरीद लिया, इससे पहले कि वह नीलामी इंटरफेस को बंद कर पाती। 288 स्वर्ण जैकपॉट। अपनी कमाई सुरक्षित होने के बाद रीता 1 घंटे तक इधर उधर दौड़ती रही, लेकिन तभी उसे एक परेशान करने वाली बात नजर आई। सड़कों पर मूनफॉक्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। टीम के नेता 5 पूंछ वाले मूनफॉक्स से 6 पूंछ वाले हो गए थे। उसने उनमें से एक 7 पूंछ वाले मूनफॉक्स को भी देखा। अंडरसिटी की कीमिया की दुकान पर वापस आकर अपाचे चुपचाप देखती रही कि मूनफॉक्स की एक और कतार उसकी खिड़की के पास से गुजर रही है। उनके पास जो धूपबत्ती थी वह साफ तौर पर उन्नत थी। सुगंध की शक्ति कीमिया के लिहाज से मास्टर स्तर के बराबर। ये निश्चित रूप से मिस्ट ब्लेड का काम है। आपने उसे अपमानित करने के लिए क्या किया? अगले 3 घंटों तक रीटा लगातार अपना रूप बदलती रही और गाड़ियों के बीच बदलती रही। हर पड़ाव पर वह खुद पर और ज्यादा औषधियां डालती रही और हर जगह एक छोटी सी मकड़ी को निगरानी के लिए छोड़ देती रही। वह लानिया काइया के लगभग आधे बड़े शहरों से टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरी और आखिरकार सफ़ेद कानों वाले एक बुजुर्ग भूत में तब्दील होकर अंडरसिटी लौट आए। वहां उसने कीमिया की दुकान के सामने एक शांत जगह ढूंढी और बैठ गई। वह थक गई थी। उसे बैठकर खाना खाने और पास में ही गश्त कर रहे मूनफॉक्स को देखने की जरूरत थी। कई मूनफॉक्स एक अगरबत्ती के चारों ओर इकट्ठा होकर कुछ बुदा रहे थे। इसका असर खत्म हो गया है और इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ही रीटा अपना पसंदीदा केकड़ा स्टू निकालकर खाने की तैयारी कर रही थी, एक 3 पूंछ वाली मूनफॉक्स उसके पास आए। मूनफॉक्स थोड़ी दूर पर दुबकी हुई थी और एक चित्र खोलकर धीरे से पूछ रही थी, गोब्लिन, क्या तुमने इस 6 पूंछ वाली मूनफॉक्स को देखा है? रीटा ने अपना मुंह खोला, कुछ गायब दांत दिखाई दिए और बुदबुदाया, डिब्बी डिब्बी। 3 पूंछ वाली मूनफॉक्स ने उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखा, चित्र हटा दिया और मुट्ठी भर चांदी के सिक्के छोड़ गए। तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। बेचारी बूढ़ी भूतनी को जरूर किसी जादू ने चोट पहुंचाई होगी। पास की कीमिया की दुकान की खिड़की से अपाचे चुपचाप देख रहा था। कैडन भोजन का कटोरा पकड़े हुए। रीटा ने चांदी के सिक्के उठाए, अपना केकड़ा स्टू उठाया और धीरे धीरे कीमिया की दुकान की ओर चल पड़ी। खिड़की के बाहर खड़ी होकर उसने चांदी के सिक्के कैडन को दिए और अपनी कांपती हुई उंगली सामने रखे गिलास की ओर उठाई, जहां भूरे रंग का एक तरल पदार्थ उबल रहा था। ये वही आइस्ड कोला था जो उसने कैडन के लिए पहले खरीदा था। चुप चुप। गश्त लगा रहे मूनफॉक्स ने नजर घुमाई। महान अपाचे मास्टर। इससे पहले कि कैडन कुछ जवाब दे पाता, अपाचे ने तेजी से आइस्ड कोला उठाया और रीटा को दे दिया तथा उसके पीछे खिड़की को कसकर बंद कर दिया। क्लिक करें, और उसे भी बंद कर दिया। वाह अपाचे, कितना बेरहम। जब तक रीटा ने खाना खत्म किया, अंडरसिटी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। मूनफॉक्स और अनडेड साथ मिलकर सड़कों पर गश्त कर रहे थे और हर जगह तलाश कर रहे थे। रीटा अब सड़कों पर भटकने को तैयार नहीं थी। अपना बर्तन समेटने के बाद वह कीमिया की दुकान के पास पहुंची और 8 बार दस्तक दी, 4-4 के क्रम में। हर समूह के बीच 2 सेकंड का अंतराल था। दरवाज़ा जल्दी से खुला और एक भौहें चढ़ाए अपाचे प्रकट हुआ। अब और चुप चुप नहीं। रीटा अंदर घुसते ही खिलखिला उठी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अपाचे ने फुसफुसाते हुए पूछा, किताबें कहाँ हैं? रीटा ने पूछा, क्या उन्हें यहाँ बाहर ले जाना सुरक्षित है? वे सभी प्रकार की मूनफॉक्स सुगंधों से ढके हुए हैं। मूनफॉक्स जाति का गहन अध्ययन करने के बाद अपाचे ने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली थी। वह रीटा को एक छोटे से कमरे में ले गई जहां बीच में हल्के भूरे रंग के तरल से भरा एक आधा आदमी जितना ऊंचा बर्तन रखा था। अपने हाथ डालो, अपाचे ने निर्देश दिया। किताबों को सीधे पोर्शन में निकाल लो। उन्हें 3 सेकंड के लिए भीगने दो और चिंता मत करो, लानिया काइया की किताबें उन कॉमिक किताबों जैसी नहीं हैं जो तुमने कैडन को दी थीं। वे वाटरप्रूफ हैं। रीटा उत्सुक थी, क्या ये सिर्फ वस्तुओं पर ही काम करता है? अगर यह जीवित प्राणियों पर काम करता तो मैं इसे तुम्हें बहुत पहले ही दे चुका होता, अपाचे ने समझाया। ये त्वचा पर काम नहीं करता क्योंकि रोमछिद्रों से अवशोषित होने वाली गंध आसानी से नहीं निकलती। ये केवल निर्जीव वस्तुओं पर ही काम करता है। बिना किसी देरी के रीटा ने अपने हाथ औषधि में डाल दिए, हालांकि ठंडे तरल से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुछ सेकंड बीत गए। क्या ये हो गया? अपाचे ने उत्सुकता से पूछा। लगभग, रीटा ने उत्तर दिया। कुछ और सेकंड बीत गए। क्या अब हो गया? अपाचे ने जोर देकर पूछा। उसकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह किताबें देखना चाहती थी। खुद को रोक न पाने के कारण अपाचे पास झुकी और हंडे के अंदर झांका। उसने देखा कि रीटा किताबों से भरा एक थैला बड़ी सावधानी से हंडे में खाली कर रही थी और ध्यान रख रही थी कि उसके हाथ उन किताबों से न लगे जो अभी तक भीगी नहीं थीं। हर किताब या तो युद्ध तकनीकों, जादू या प्रशिक्षण पुस्तिकाओं के बारे में थी। अपाचे का उत्साह तुरंत ठंडा पड़ गया।
क्या तुम शॉपिंग करने गए थे? रीता ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया, हाँ। मुझे और क्या करना चाहिए था? खिड़की के पास बैठकर सारा दिन तुम्हारी तरह शराब पीती रहती। अपाचे। रीटा ने एक बार में 7-8 किताबें भिगो दी और जो किताबें उसने ली थीं उन्हें जल्दी जल्दी साफ कर दिया। उसने मिस्ट ब्लेड से चुराई हुई चीज़ भी चुपके से धो दी। ये कहना मुश्किल था कि उसकी किस्मत अच्छी थी या बुरी। उसने सिर्फ एक बार चोरी की थी, फिर भी वह कुछ ले जाने में कामयाब रही थी, ऐसा कुछ जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी। कपड़े धोते समय उसने अपाचे की ओर पीट करके सावधानी से उस वस्तु की जांच की। यह एक सादा आयताकार टुकड़ा था, लगभग 2 पो जितना लंबा और 2 अंगुलियों से थोड़ा ज्यादा चौड़ा। इसकी सतह पर लानिया काया लिपि में 2 शब्द लिखे थे, जिनका अनुवाद था बांसों का छक्का। यह ओक फॉक्स प्रजाति के फॉन्ट में लिखा गया था, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता था क्योंकि उनके अक्षरों की रूपरेखा हमेशा आइस एज फिल्म के बलूत के फल जैसी होती थी, ऊपर से थोड़ी चौड़ी, गोल, सुंदर आकृतियों के साथ। आपकी यात्रा साम्राज्य के साथ जारी है। आयत का अधिकांश भाग सफ़ेद था, सिवाय पीछे के भाग और शब्दों के, जो गहरे नेवी ब्लू रंग के थे। रीटा को ये खेल खेलना नहीं आता था, लेकिन उसने इसे तुरंत पहचान लिया। चाहे आकार से हो या उस पर दी गई जानकारी से, ये चीज़ पृथ्वी पर मौजूद महाजोंग टाइल जैसी ही थी। कुछ मिनट बाद रीटा ने अंततः अपाचे की इच्छित पुस्तकें पोषण से निकाल लीं और उन्हें सौंप दिया। अपाचे ने तुरंत टहलना बंद कर दिया और एक किताब उठाकर पलटने लगा। जब सारी किताबें भीग गईं, तो रीटा ने द 4 सीजन्स ऑफ मून एंड पोशंस का ऊपरी भाग भी थमा दिया। क्या तुम्हें ये चाहिए? अपाचे ने कुछ मिनट तक पुस्तक पर नज़र दौड़ाई और फिर कहा, यह एक जटिल और दिलचस्प पुस्तक है, लेकिन अभी यह आपके लिए बहुत उन्नत है। रीटा ने जवाब दिया, ओह, मिस्ट ब्लेड मून एम्परर ने भी यही कहा था। उन्होंने तो इसकी सिफारिश भी की थी। ये कहते हुए उसने औषधि बनाना, क्या ये सिर्फ तेल का काम नहीं है? तारांकन निकाला। अपाचे ने किताब ली, उसे और भी ज़्यादा समय तक पढ़ा और लगभग आधी पढ़ ली, फिर रीटा को वापस दे दी। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। इसे ध्यान से पढ़ो। जब तुम पढ़ लो तो मुझे भी दिखा देना। सारी किताबें छुपाने के बाद अपाचे बिना पीछे देखे ही मुड़ी और चली गई। अगले पाठ के लिए 1 हफ्ते बाद आना। मैं व्यस्त हूँ। रीता। कार्य सौंपने से पहले, तारांकन, मैं अपना समस्त रसायन विज्ञान ज्ञान तब तक प्रदान करने का वचन देता हूँ जब तक हम में से कोई एक अपने जीवन की यात्रा के अंत तक नहीं पहुँच जाता। तारांकन। काम पूरा होने के बाद, तारांकन, मैं व्यस्त हूँ। तारांकन। हम्फ। किसने सोचा था कि तुम इस तरह के मरे हुए हो? अपाचे। अल्पविराम। 30 अगस्त की सुबह 2 बजे, ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसने अपने शरीर से किसी भी प्रकार की गंध को पूरी तरह से हटा लिया है, रीटा अंततः पृथ्वी पर लौट आए। जैसे ही वह बिस्तर के नीचे पहुंची, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ उसके ठीक बगल में पड़ा था। वह इतनी चौंक गई कि भागने के लिए उसने लगभग तारांकन फैंटम शिफ्ट तारांकन का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह तो सिर्फ निवालिस था। राहत की सांस लेते हुए वह थककर कालीन पर गिर पड़ी। तुमने मुझे लगभग मौत के घाट उतार दिया था। निवालिस ने उसकी हूबहू नकल करते हुए अपने पंख फैलाए और टांगें फैला दीं। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या अगली बार जब तुम किसी रोमांचक यात्रा पर जाओगी, तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? रीता ने भौहें उठाईं। तुम बोर हो रहे हो? निवालिस ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए बताया, वास्तव में मैं बोर नहीं हूँ, बस ये जानने को उत्सुक हूँ कि आप हर दिन क्या कर रहे हैं। रीटा हंसी। जरूर, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। परसों मैं किसी को एक अजगर को मारने में मदद करने वाली हूँ। देखना चाहोगी? लेकिन तुम्हें पूरे समय हाथ नहीं डालना होगा, ठीक है? निवालिस चहक कर बोला, जरूर, जो भी आप कहें। रीटा, अभी भी छोटे अजगर को पकड़े हुए, बिस्तर के नीचे से रेंग कर बाहर आई, स्नान किया और तुरंत आवश्यक नींद के लिए बिस्तर पर गिर पड़ी। लेकिन उसका शांतिपूर्ण विश्राम अधिक समय तक नहीं चला क्योंकि सुबह सुबह खेल की घोषणा की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। तारांकन तारांकन डिंग, हमें एक ऐसे खिलाड़ी का पता चला है जिसने लानिया काया और पृथ्वी के बीच युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जिसे उसके देश ने मान्यता दी है। मानद खिलाड़ी की रैंकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। तारांकन 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 डिंग, खिलाड़ी रीटा ने मानद खिलाड़ी रैंकिंग में प्रवेश किया है। क्या आप अपनी जानकारी छिपाना चाहेंगे? तारांकन तारांकन। रीता अभी भी बेहोश थी। उसने सहज रूप से गुमनाम रहने के लिए हाँ का चयन किया। क्या ये रैंकिंग मेरे जीवन में इतनी जल्दी खुल रही थी? रीता ने नेशनल चैनल खोला, ये देखने के लिए उत्सुक थी कि क्या हो रहा है। तारांकन राष्ट्रीय चैनल तारांकन। सच में, क्या वह सोचती है कि हम यह नहीं जान पाएंगे कि वह कौन है, क्योंकि उसने गुमनाम रहने का फैसला किया है? हा, है ना। मुझे मानद खिलाड़ी रैंकिंग शुरू होने से कुछ सेकंड पहले ही यह टेक्स्ट संदेश मिला। वह अब 3 लीडरबोर्ड पर है, पैच, लेवल्स और अब ऑनरेरी प्लेयर। बहुत मजबूत। लेकिन 1000 ऑनर पॉइंट्स की गणना कैसे की जाती है?
क्या ये गेम सिस्टम पर आधारित है? शायद इसे देश द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि यह मानद खिलाड़ी रैंकिंग खोलने के लिए एक शर्त हो। यह इतना कठोर होने की ज़रूरत नहीं है। क्या इसकी गणना आधिकारिक पुरस्कारों के आधार पर की जा सकती है? हो सकता है कि उसे पुरस्कार के रूप में 1000 स्वर्ण सिक्के मिले हों। बिल्कुल नहीं। क्या किसी को ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा योगदान देने के लिए क्या किया? मैं जानने के लिए बेताब हूँ। हालांकि उन्होंने जो घोषणा एसएमएस भेजा वह बहुत अजीब था। रीता, टेक्स्ट मैसेज। कौन सा टेक्स्ट मैसेज? रीटा जैसे ही अपना फ़ोन उठाने वाली थी, उसके गेम इंटरफेस पर निजी संदेशों की बाढ़ आ गई। उसने अपनी चैट विंडो खोली और देखा कि उसके सभी दोस्तों के मैसेज एंड रीड नोटिफिकेशंस की एक दीवार पर थे। उसने पहले तारांकन शैडो क्यू तारांकन का संदेश जांचने का निर्णय लिया। तारांकन छाया क्यू इनाम आ गए हैं। सुबह उठने पर आपको जो टेक्स्ट मैसेज मिलेगा उसके अलावा स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो आपको 1000 ड्रैगन के आकार के सिक्के, एक रैंक स्किल बुक और एक दिव्य उपहार के 30 इस्तेमाल इनाम देगा, जिससे आपको अपनी खूबियां बढ़ाने का मौका मिलेगा। तारांकन। रीटा ने निवालिस के पेट के नीचे से अपना फ़ोन निकाला और उसके संदेश खोले। तारांकन लोक सेवा एसएमएस। विशेष मामलों के ब्यूरो ने रीता को मानद खिलाड़ी की उपाधि से सम्मानित किया है, जो उन्हें ब्यूरो को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान करने और देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित करता है। उनकी प्रशंसा लानिया काइया की ओर एक तीर के रूप में की गई है और ब्यूरो जनता को उनके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विशेष मामलों के ब्यूरो तारांकन। रीता ने अपना सिर तकिए में दबाते हुए कराहते हुए कहा, आह। तारांकन। वह उस घोषणा को लिखने वाले को मार डालने वाली थी। मदद करो। ये तो लानिया काइया का अपना सूरज खोना से भी ज्यादा शर्मनाक था। उसने अपना कंबल अपने सिर पर खींच लिया और खुद को पूरी तरह ढक लिया। जरा ठहरिए। उसने जल्दी से कंबल हटाया और मानद खिलाड़ियों की रैंकिंग खोली, और सबसे ऊपर एक ही लाइन थी, तारांकन नाम देश सम्मान अंक तारांकन अनाम घरेलू 1000 तारांकन। रीता ने चुपचाप अपनी गुमनामी हटा ली। तारांकन राष्ट्रीय चैनल तारांकन। ओह, उसने गुमनामी छोड़ दी है ना? वाह, अगर उसने खुद को प्रकट नहीं किया होता तो हम बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा पाते कि वह कौन थी। तो यह वही थी, हमारे देश का प्रसिद्ध तीर। वह शायद अभी अभी जागी होगी और उसे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। हा, कितना शर्मनाक है। क्या ये लानिया काइया की ओर तीर चलाने वाली पंक्ति जितनी शर्मनाक है? क्या इससे भी बदतर कुछ हो सकता है? वह स्क्रिप्ट किसने लिखी? जब इनाम पाने की मेरी बारी आएगी तो मैं नहीं चाहूंगा कि वह व्यक्ति मेरी घोषणा के आसपास भी हो। वही रीता। उसने तारांकन नेशनल तारांकन चैनल बंद कर दिया और अपने गेम और फ़ोन दोनों पर निजी संदेशों का जवाब देना शुरू कर दिया। उसका पारिवारिक ग्रुप चैट बहुत सक्रिय था। तारांकन सैमुअल, मुझे तुम पर बहुत गर्व है @रीटा। तुमने अपने पापा को भी गौरवान्वित किया है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तारांकन स्कारलेट @रीटा, ये मेरी बच्ची है। मुझे तब से ही पता था कि तुम मेरे लिए खास हो जब मैं तुम्हारे साथ गर्भवती थी। उस समय मैंने इसके बारे में बहुत सारे सपने देखे थे। तारांकन स्कारलेट, मैंने ड्रैगन और फ़ोन का सपना देखा था। और देखो, ये सब सच हो गया। तारांकन सैमुअल, स्कारलेट, तुमने आइसक्रीम कोन का सपना देखा था। तुमने मुझे आधी रात को जगाकर कहा था कि मैं जाकर तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम कोन ले आऊं। तारांकन रीता, फ़ोन का क्या मामला है? तारांकन सैमुअल, वह तो बस अपना फ़ोन अपग्रेड करने का बहाना चाहती थी। तारांकन स्कारलेट, अच्छा, मैंने एक किंवदंती को जन्म दिया या नहीं? देखो, तुम कितनी अद्भुत निकली। तारांकन रिक, उसके पेट में पल रहे भाई बहन को इस समय बड़ी बहन पर बहुत गर्व हो रहा होगा। तारांकन रिक के संदेश ने तुरंत ही ग्रुप चैट पर एक अजीब सी खामोशी छा दी। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा था? पारिवारिक गर्मजोशी कहाँ चली गई? तारांकन रीता, हाँ बिल्कुल। तारांकन रीटा, वैसे क्या तुम्हें पता था? मम्मी पापा ने कहा था कि बच्चे का नाम रिले होगा। तारांकन रिक, मुझे लगता है रिकी ज्यादा अच्छा लगता है। क्या आप सहमत नहीं हैं @सैमुअल स्कारलेट? और हाँ, तुम लोग घर क्यों नहीं हो? तुम कहाँ गए थे? तारांकन रिक एक बेहतरीन हॉरर फिल्म का खलनायक बन सकता था। वह आदमी बहुत डरावना था। बेशक, रीटा को इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई कि रिक उनके माता पिता का पीछा क्यों नहीं कर रहा था। चूंकि ड्रैगन का शिकार परसों होना था, इसलिए रिक अभी नहीं जा सकता था।
वह शायद पहली तारीख को शिकार खत्म होने तक इंतजार करेगा। इस बात से संतुष्ट होकर कि उसने किस प्रकार पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखा था, रीता ने खुशी खुशी अपना फ़ोन बंद कर दिया। सभी प्रमुख व्यवसाय निपट जाने के बाद अब सांचेज़ पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया था। इस बात से अनजान कि उसके साथ व्यवहार किया जाने वाला है, सांचेज़ अपने अध्ययन कक्ष में बैठी एरियाना को उसे कार्य देते हुए सुन रही थी। तार्किक रूप से जोई सांचेज़ से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी और उसे जोई से बातचीत करने या उसे धमकाने के लिए भेजने से तनाव और बढ़ेगा और संभवतः बातचीत टूट जाएगी। हालांकि खेल में घुसपैठ से पहले और बाद में जोई की हरकतों और स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के साथ उसके हालिया सहयोग की जांच पड़ताल करने के बाद एरियाना इस नतीजे पर पहुंची कि सांचेज़ इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, क्योंकि वह तुमसे ईर्ष्या करती है। तुम्हारे पास वो सब है जो जोई सबसे ज़्यादा चाहती है। खेल के शुरू होने से बहुत पहले तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे चाचा और मैंने तुम्हें व्हाइट परिवार का अगला मुखिया बनने के लिए तैयार किया था। इस फैसले का तुम्हारे लिंग या तुम्हारी प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं था। हम बस तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए हमने तुम्हें पाला पोसा। ये वह चीज़ है जिसे वह बहुत चाहती है, लेकिन उसे प्राप्त नहीं हो सकती। उसके माध्यम से हम पूरे लोपेस परिवार को उखाड़ फेंकने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे उसे उकसाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। हमारा असली लक्ष्य ड्रैगन नहीं है, हम उसके लिए पहले ही एक कदम पीछे हो चुके हैं। हमें उसकी आशा का गीत चाहिए। इस बार आप थोड़ा अधिक ढीठ और लापरवाह व्यवहार कर सकते हैं। हाँ, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। सांचेज़, ठीक है। वह गर्म स्वभाव वाली कहलाना स्वीकार कर सकती थी, लेकिन वह कब लापरवाह थी? वह जल देवता थी, ठीक है। जोसेफिन ने जल्दी से अपना गला साफ किया और समझाया, हमारा मतलब यह है कि चालाकी से इशारे करने या शब्दों से जोई को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। बस अपने हमेशा के अहंकारी स्वभाव में रहो। इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। क्या ये तारीफ थी? तारांकन सांचेज़ ने चुपचाप अपनी मुट्ठी उठाए, अपनी तर्जनी उंगली को बढ़ाया और उसे खुद की ओर इशारा करते हुए घोषणा की, मैं इस रैंक हूँ, जल देवता। एरियाना ने सहमति में सिर हिलाया, यही तो भावना है। जोसेफिन ने आगे कहा, बिल्कुल सांचेज़, तुम कमाल हो। परिवार में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारे पास बेहतरीन युद्ध कौशल है, लेकिन जब तुम जोई से बात कर रहे हो तो उधार का चाकू इस्तेमाल करने या झगड़े की आग भड़काने जैसी चालाकी के बारे में मत सोचना। ये बहुत ही चालाकी है और हमारा श्वेत परिवार ऐसी बातों पर नहीं उतरता। हम उसका खुलकर और ईमानदारी से सामना करेंगे, समझे? वह थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। जल देवता के कौशल वर्णन में एक शांत, एकाकी व्यक्तित्व का जिक्र था, तो फिर सांचेज़ के साथ उसकी जोड़ी कैसे बनी? एरियाना मुस्कुराई, हाँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाहती थी। सांचेज़, आप बस इतना कह सकते थे कि अगर मैं चालें चलने की कोशिश करूंगा तो जोई उन्हें समझ जाएगी, और बस यही बात है। जोसेफिन, हम आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। सांचेज़, कितने विचारशील चाचा हैं। तारांकन, अल्पविराम। अध्ययन कक्ष में हुई बहस के बाद जोई और मैथ्यू ने चुपचाप ये दिखावा किया कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने अपने बिगड़ते रिश्ते में दरार को छुपा लिया और वह लोपेस परिवार की लाडली युवती बनी रही, जबकि मैथ्यू और माटेओ एक दूसरे के लिए प्यार भरे पिता और भाई की तरह पेश आते रहे। मैथ्यू ने फिर से ड्रैगन का जिक्र नहीं किया, लेकिन अगले दिन उसने जोई को प्रशिक्षित करने के लिए कई उच्च स्तरीय प्रशिक्षकों का इंतजाम किया, जिनमें सेवानिवृत्त सैनिक और अकेले भेड़िए भी शामिल थे जिन्होंने स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो का प्रशिक्षण लिया था। जोई ब्यूरो का प्रशिक्षण शिविर छोड़कर चली गई और जाहिर है रिक भी पीछे नहीं रह सका। इसलिए उन्होंने रीटा को संदेश भेजा कि अब वह विशेष मामले ब्यूरो के शिविर में नहीं जाना चाहते। जब रीटा ने कारण पूछा तो रिक ने जवाब दिया कि चूंकि उसकी पत्नी नहीं जा रही है, इसलिए वह घर पर ही रहना चाहता है और उसके साथ जाना चाहता है। वे सभी महान अभिनेता थे। 30 तारीख को जब रिक और जोई कालकोठरी चला रहे थे, उन्होंने खेल की घोषणा देखी। दोनों ने रीटा को बधाई दी, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि उसने यह इनाम पाने के लिए क्या किया है। वे जानते थे कि वह इतनी चालाक है कि वह पूरी बात नहीं बता सकती। वे चुपचाप एजरा और अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ते रहे जब तक कि जोई को सांचेज़ से एक निजी संदेश नहीं मिला। तारांकन सांचेज़, अरे अपना ईमेल देखो, मैंने तुम्हें कुछ अच्छा भेजा है। तारांकन। जोई ने सांचेज़ के संदेश को नज़रअंदाज नहीं किया। लिंकन पर उपचार मंत्र डालने के बाद उसने तुरंत अपना ईमेल खोला। अंदर उसे पितृत्व परीक्षण और रक्त परीक्षण रिपोर्ट मिली। दोनों रिपोर्टों को एक साथ देखकर जोई तुरंत समझ गई कि उनका क्या मतलब है। रिक का खून प्राप्त कर लिया गया था। झूठ बोलकर यह कहना चाह रहे हो कि नतीजे रीटा के बारे में थे। जोई के मन में एक पल के लिए यह विचार आया, फिर उसने उसे खारिज कर दिया। ये बेकार था और इससे रीटा और स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो को भी ठेस पहुंच सकती थी। एक समय ऐसा आया जब रीटा ऐसी व्यक्ति बन गई जिसे जोई अपमानित नहीं कर सकती थी।
तारांकन तारांकन ज़ोई व्हाइट परिवार क्या चाहता है? तारांकन 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 सांचेज़ ड्रैगन को सौंप दो। तारांकन 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 ज़ोई अगर मैं ड्रैगन को व्हाइट परिवार को दे भी दूं तो भी वह तुम्हें नहीं मिलेगा। तारांकन 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 सांचेज़ लोल क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसी हूं? हालांकि मेरे चाचा श्वेत परिवार चलाते हैं फिर भी सब जानते हैं कि मेरा वहां कितना प्रभाव है ना? मैं कोई दयनीय लड़की नहीं हूं जिसे अपनी हैसियत बनाए रखने के लिए शादी करनी पड़े। ज़ोई ने अपने दांत पीसते हुए अपना धैर्य और गरिमा बनाए रखने की कोशिश की। तारांकन तारांकन ज़ोई ड्रैगन का तो सवाल ही नहीं उठता। बस अपना असली मकसद बता दो। अगर नहीं बताया तो मैं सीधे एरियाना से पूछूंगी। तारांकन 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 सांचेज़ मेरी माँ को उनके पूरे नाम से पुकारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तारांकन 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 ज़ोए एरियाना 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 तारांकन जोसेफिन और एरियाना चुपचाप देखती रहीं क्योंकि सांचेज़ का आत्मसंतुष्ट चेहरा गुस्से में बदल गया। वह गुस्से में लगभग अपने पैर पटकने लगी। सांचेज़ ने गेम स्क्रीन की ओर इशारा किया जिसे कोई और नहीं देख सकता था और अपनी माँ से शिकायत की, माँ, वह आपको आपके नाम से बुला रही है। एरियाना, तो क्या हुआ? उसका नाम तो बस 2 अक्षरों का था। क्या सांचेज़ को उम्मीद थी कि उनका दुश्मन उसे प्यार से मिस शार्प कहेगा? जोसेफिन बुदबुदाई, मुझे लगता है तुम्हारा गुस्सा शायद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। फिर वह बीच में ही रुक गया। उसे याद आया कि सांचेज़ का गुस्सा उसके हाथ का ज़्यादातर हिस्सा कट जाने के बाद और भी बढ़ गया था। उसके अंदर फिर से सहानुभूति उमड़ पड़ी। अपना दाहिना हाथ खोने के बाद सांचेज़ ने खुद को निराशा में नहीं डूबने दिया। इसके बजाय उसने अपना पूरा समय अपने बाएं हाथ को प्रशिक्षित करने में लगाया। अब भी जब वे कमरे में बैठे थे वह अपने बाएं हाथ पर एक वजनदार कलाईबंद पहने हुए थी और अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए लगातार बटरफ्लाई नाइफ से अभ्यास कर रही थी। जोसेफिन का दिल हमेशा उसकी ट्रेनिंग देखकर दुखता था, खासकर उस बार जब गलती से उसकी उंगली कट गई थी। हालांकि दर्द से वह कांप रही थी फिर भी वह रोई या चीखी नहीं। उसने बस दांत पीसकर उंगली वापस जोड़ दी, एक औषधि पी ली और अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी। एरियाना ने सांचेज़ की तरफ देखा। उसके दाहिने हाथ में काले दस्ताने थे और बायां हाथ लगातार चाकू से खेल रहा था। वह भी शायद यही सोच रही होगी, इसलिए वह मुस्कुराए। तो तुम्हें माँ का बदला लेने में मदद करनी होगी, सांचेज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं। इसके साथ ही वह ज़ोई के साथ अपनी गर्मागर्म बहस में पुनः उतर गई। तारांकन तारांकन सांचेज़ मैथ्यू 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 तारांकन 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 ज़ोई वह मर चुका है। तारांकन 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 सांचेज़ तारांकन तारांकन सांचेज़ चुप हो गया। वह जीत नहीं सकी, वह सचमुच नहीं जीत सकी। तारांकन तारांकन ज़ोई तो असल बात क्या है? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। तारांकन 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 ज़ोई ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी तुम सोच रही हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तलाक ले लूंगी। तारांकन 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 सांचेज़ क्या आपको डर नहीं लगता कि लोग कहेंगे कि आप भी बीमार हैं? तारांकन 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 ज़ोई जो कोई भी ऐसा कहता है मैं अपने खून के साथ सीधे उनके घर तक जाऊंगी। तारांकन 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 सांचेज़ आपको सचमुच एक चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत है। तारांकन 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 ज़ोई तुम्हें मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तारांकन 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 सांचेज़ श्वेत परिवार आपका आशा का गीत चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे आपके कौशल के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपसे मिलना होगा। तारांकन 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 ज़ोई हाहा, तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम मुझे किस बात की धमकी दे रही हो? तारांकन 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 सांचेज़ तारांकन 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 सांचेज़ 1 तारीख को रात 10 बजे व्हाइट परिवार के घर पर आना। मैं इंतज़ार करूंगा। तारांकन तारांकन उस सुबह रीटा अपने पिछवाड़े में बिल्ली के बिल्ले की सफाई में व्यस्त थी और साथ ही शैडो क्यू के साथ पुरस्कारों के बारे में बातचीत कर रही थी। रीटा, मैंने आपके मेलबॉक्स में अगस्त का एक और हैप्पी डे कौशल क्रिस्टल भेज दिया है। छाया, प्रश्न, समझ गया। आपने कौशल क्रिस्टल बेचकर कई महीनों की कमाई जमा कर ली है। आप इसे कभी भी ले सकते हैं। विशेष मामलों के ब्यूरो ने आधा खरीदा और बाकी विभिन्न गुटों और संघों को बेच दिया गया। रीटा, कोई जल्दी नहीं, तुम संभाल लोगी। क्या मैं इनाम में मिलने वाला ए रैंक स्किल चुन सकती हूँ? छाया, प्रश्न, बिल्कुल, वरना यह इनाम नहीं होता। मुझे अपनी पसंद बताओ, जितना ज़्यादा विस्तार से बताओगे उतना अच्छा होगा। मैं तुम्हें कुछ विकल्प भेज दूंगा। रीटा, ऐसा कुछ जो कौशल कूलडाउन को कम करता है या मानसिक हमलों से होने वाले नुकसान को कम करता है। अधिमानतः निष्क्रिय। छाया, प्रश्न, ऐसे कौशल दुर्लभ हैं। हमारे पास केवल 3 हैं। शैडो,
क्यू लगभग हो गया, बस 5 मिनट और सभी कौशलों का कूलडाउन 5 मिनट कम कर देता है। इस कौशल का कूलडाउन 30 मिनट का है। शैडो क्यू असीमित मारक क्षमता 15 सेकंड के लिए आपके सभी कौशल बिना कूलडाउन के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस कौशल का भी 30 मिनट का कूलडाउन है। छाया क्यू ठीक हो गया लेकिन अभी भी लार टपक रही है। निष्क्रिय कौशल कोई भी दुश्मन जो आप पर मानसिक कौशल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है उसके असफल होने की 35% संभावना होती है और अगले 5 सेकंड के लिए वह दुश्मन लार टपकाते और स्तब्ध अवस्था में चला जाएगा। रीता मैं ठीक हो गई लेकिन अभी भी लार टपक रही है। छाया प्रश्न एक दोस्ताना अनुस्मारक सभी मानसिक कौशल हानिकारक नहीं होते। कुछ आपको किसी सहयोगी की दृष्टि से जोड़ सकते हैं, दूरसंवेदी संदेश भेज सकते हैं या अस्थायी रूप से आपकी विचारों की स्पष्टता को भी बढ़ा सकते हैं। रीता ठीक है, मैं समझती हूँ। नफ़ा नुकसान तो साथ साथ चलते हैं। मुझे बस लोगों को लार टपकाते देखना बहुत पसंद है। छाया प्रश्न समझ गया, यह आपके मेलबॉक्स में भेज दिया गया है। ईमेल प्राप्त करने के बाद रीटा ने जल्दी ही ठीक हो गया लेकिन अभी भी लार टपक रही है कौशल सीख लिया। कितना बढ़िया, उसकी किस्मत के आंकड़े इतने ज़्यादा हैं कि 35% संभावना 70% जैसी लग रही होगी। यद्यपि अन्य कौशल लगभग वहाँ बस 5 और मिनट और असीमित मारक क्षमता आकर्षक थे, लेकिन वे उसकी सबसे अधिक बार उपयोग की जाने वाली क्षमताओं को उतना लाभ नहीं पहुंचाएंगे। रीता धन्यवाद। छाया क्यूब डिग्री आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है कमांडर एरो। रीता क्या आपने घोषणा में वह शर्मनाक शीर्षक लिखा था? शैडो क्यूब नहीं, वह विशेष मामलों के ब्यूरो के शीर्ष अधिकारी लैंडन खुद थे। उन्होंने ही वह संदेश तैयार किया था। रीता ठीक है, मेरे पास और कोई टिप्पणी नहीं है। छाया प्रश्न समझ गया कमांडर एरो, बेझिझक कभी भी संपर्क करें। रीटा ने एक चम्मच ड्रैगन का मल उठाया जिसे उसने अभी अभी साफ किया था, उसे पैक किया और शैडो क्यू को भेज दिया। कुछ ही सेकंड में उसे जवाब मिल गया। छाया क्यू थोड़ा नमकीन। रीता ने आह भरी, मुफ्त खाने का झांसा देने आए हो है ना? यदि रीता कुछ दिलचस्प चीजें पाकर अच्छे मूड में नहीं होती तो वह शायद गोबर से भरा एक और कटोरा भेज देती। उन्हें जो वस्तुएं मिली उनमें से एक थी CTF रैंक, इसे बजाओ और निकटतम जानवर आपके पास दौड़कर आएगा। हालांकि यह ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल बेकार था, लेकिन रीटा जैसी किसी के लिए जिसके पास एनिमेग स्किल थी ये काम आ सकती थी। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच का काम करती। अगर वह कभी 7 दिनों से ज्यादा समय के लिए कहीं फंस जाती तो ये सीटी उसकी जान बचा सकती थी। उसने इसे आसानी से इस्तेमाल करने के लिए अपने जादूगर के नकली दांत में छिपा रखा था। एक अन्य वस्तु थी कुचला सोडा कैन। ए रैंक कैन को लात मारो, जहां भी यह गिरेगा वह एक ध्वनि निरोधक क्षेत्र बन जाएगा। इस दायरे में कोई भी लक्ष्य जो शोर करेगा वह 1 सेकंड के लिए अचेत हो जाएगा। ये प्रभाव क्षेत्र 2 मिनट तक रहता है। ये लड़ाई में बेहद उपयोगी होता, खासकर अगर उसकी प्रतिद्वंद्वी उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे। रीटा आराम से कैन को उछाल और लात मार सकती थी, जिससे लड़ाई का रुख पलट सकता था। उसने इसे अपने गेम इन्वेंटरी में रखा था। अंततः जंग लगा स्पैचुला क्यूरियोसिटी कहा जाता है कि पाक कला के देवता अपनी शिक्षुता के दौरान इसका इस्तेमाल करते थे। हालांकि उन्हें अभी ग्राहकों के लिए खाना बनाने की अनुमति नहीं थी, फिर भी हवा में उछालते समय उन्हें जो आनंद मिलता था वह असीम था। इस स्पैचुला से हवा में उछालने से खाने की खुशबू फैलती थी। ये तो अजीब बात है, खाना पकाने वाली हवा। कभी कभी रीटा को पाक कला का देवता अजीब लगता था। पहले वो लार टपकाने वाला बिब था, अब ये हवा में उछलने वाला स्पैचुला। अजीबोगरीब होने के बावजूद उस चीज़ पर पाक कला के देवता का नाम देखकर रीटा ने उसे अपनी सूची में रख लिया। उसने उसे उन बेकार लगने वाली चीज़ों के संग्रह में शामिल कर लिया जिनके इस्तेमाल के बारे में उसे यकीन नहीं था, लेकिन उसे फेंकना भी उसके बस की बात नहीं थी। हालांकि रीता के घर की सुरक्षा स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो की वाटर शील्ड से होती थी और निवालिस ज़्यादातर समय घर की रखवाली करता था, फिर भी वह कभी भी घर पर कोई कीमती सामान नहीं छोड़ती थी। वह ऐसी आदत नहीं डालना चाहती थी। अगर किसी दिन उसे निवालिस को किसी ट्रिप पर ले जाना पड़े तो क्या होगा? कोई भी कीमती चीज़ उसके शिकार के सामान में सुरक्षित रखी रहती थी। छत पर लगी वेंडिंग मशीन की बात करें तो वह विशेष मामलों के ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में थी। इसके अलावा उसने उसे इस तरह से डिज़ाइन किया था कि अगर कोई उसे हिलाने की कोशिश करता तो उसे बिजली का झटका लग जाता। अपने बेतरतीब काम निपटाने के बाद रीटा ने मूनफॉक्स सिटी लाइब्रेरी से चुराई हुई किताबों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें बड़े करीने से वर्गीकृत किया, क्योंकि उसे पता था कि कौशल पुस्तकों के उलट इन्हें एक क्लिक से तुरंत नहीं सीखा जा सकता। दरअसल सभी कौशल पुस्तकें इन्हीं जादू और मार्शल आर्ट की पुस्तकों से उत्पन्न हुई हैं। लानिया काइया में कौशल पुस्तकें उन प्राणियों के अनुभवों और अंतर्दृष्टि से बनी थी जिन्होंने उन कौशलों को विकसित किया था।
पृथ्वी पर गिराई गई कौशल पुस्तकें वास्तव में उन प्राणियों की मृत्यु के बाद की संक्षिप्त स्मृतियां और समझ थीं। जादुई ग्रंथों से सीखने के लिए जादुई रूनों और मंत्रों का अध्ययन करना जरूरी था, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें काफ़ी मेहनत लगती थी। लेकिन एक बार महारत हासिल हो जाने पर ये कौशल पूरी तरह से उसके अपने हो जाते। इसके अलावा इन पुस्तकों का अध्ययन करने से जादू के एक खास स्कूल की उसकी समझ बढ़ती और उस क्षेत्र में उसकी क्षति बढ़ती। यही बात मार्शल आर्ट तकनीकों पर भी लागू होती है। रीता ने इन पुस्तकों का उपयोग करके स्वर अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सितंबर में विशेष मामले ब्यूरो प्रशिक्षण शिविर छोड़ने की योजना बनाई। उस दिन रीटा ने अपना समय बदला लेने की तैयारी में बिताया। इस चिंता में कि उसे अचानक शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसने अपनी बेटी के लिए 50 मिली रेड वाइन पीकर भी एक प्रयोग किया और नशे में युद्ध की स्थिति में पहुंच गई। उसने पाया कि इससे वह बेहोश तो हुई, लेकिन काम करने लायक रही, हालांकि उसकी युद्ध क्षमता रणनीतिक होने के बजाय सहज थी। संक्षेप में, शराब का उपयोग उन स्थितियों में करना उचित नहीं था जिनमें जीवन को खतरा न हो। निवालिस की निगरानी में 8 घंटे की सुरक्षात्मक नींद के बाद रीटा ने सांचेज के साथ टकराव के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रात होते होते वह निकलने के लिए तैयार थी। सांचेज से निपटने में उसने काफ़ी देर कर दी थी और उसे थोड़ा अपराधबोध हो रहा था। निवालिस ने पूछा, मस्ती के लिए बाहर जा रहे हो? रीटा ने जवाब दिया, नहीं, मैं बदला लेने जा रही हूँ। निवालिस ने अपना सिर झुकाया, तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकती हो? रीटा ने कंधे उचका दिए, अरे शायद 0.1 निवालिस। निवालिस ने गंभीरता से सिर हिलाया, डरावना है, तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। रीटा। बिल्ली का रूप धारण करने के बाद रीटा चुपके से अपने घर से बाहर निकली और विला के पास के जंगल में पहुंची। उसने एक चिड़िया को पकड़ा, ओनली द डे डोबे से उसकी गर्दन तोड़ दी और उसे व्हाइट एस्टेट की ओर उड़ा दिया, जबकि खुद पैदल ही उसका पीछा करने लगी। पक्षी सबसे पहले व्हाइट एस्टेट पहुंचा, बाहरी द्वार पर उतरा, लेकिन तुरंत अंदर नहीं गया। इस समय पूरा व्हाइट एस्टेट, मुख्य भवन और सहायक भवन दोनों एक अर्धगोलाकार शील्डिंग वाटरव्हील से ढका हुआ था। रीटा ने जल्दबाजी नहीं की। वह 1 किलोमीटर दूर रुकी, एक अदृश्यता की औषधि निकाली, अपने बिल्ली के दांतों से उसका ढक्कन तोड़ा और उसे पी गई। अदृश्य होने के बाद उसने अपने भेस तारांकन कौशल का इस्तेमाल करके तारांकन कार्सन तारांकन नाम के एक हट्टे कट्टे आदमी में बदल गई और अपने चरित्र की जानकारी को उसी के अनुसार समायोजित किया। जब औषधि का असर खत्म हुआ तो उसने छाया नियंत्रण सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी परछाई उसके शरीर से अलग हो गई। उसका असली रूप फैंटम क्लोक का इस्तेमाल करके फिर से अदृश्य हो गया, जबकि कार्सन जैसी दिखने वाली परछाई व्हाइट एस्टेट की ओर रेंगने लगी। एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें। पेड़ों और परछाइयों से भरे एस्टेट के हरे भरे भूदृश्य की बदौलत कार्सन अंधेरे के धब्बों के बीच भी घूम पा रहा था। रीटा फैंटम क्लोक पहने हुए एस्टेट की ओर धीरे धीरे बढ़ती हुई उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसके शरीर और उसकी परछाई के बीच अधिकतम दूरी 2 किलोमीटर थी, हालांकि यह उसकी 40 की बुद्धि पर आधारित थी। जैसे जैसे यह बढ़ती गई, उसकी सीमा भी बढ़ती गई। रीटा की परछाई गेट पर रुक गई, जबकि चिड़िया ऊपर उड़ी, ढाल और खिड़कियों के पार सांचेज को ढूंढती हुई। जल्द ही वह उसे छत पर बने पूल के पास ढूंढ लाए। रीटा ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। खेल के आक्रमण के बाद से व्हाइट एस्टेट सिर्फ व्हाइट परिवार का घर नहीं रहा। उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कई अंगरक्षक वहां तैनात थे, जो मिशनों के बीच चक्कर लगाते रहते थे। निश्चित रूप से उनमें से कुछ आज रात वापस आएंगे। 30 मिनट इंतजार करने के बाद दूर से कई गाड़ियां आती दिखीं। रीटा की परछाई जमीन पर चिपकी हुई थी और गेट के पास की परछाइयों में घुल मिल गई थी। इस बीच रीटा ने एक कूलडाउन रीसेटिंग पोशन पी लिया और अपना भेष फिर से बदल लिया। इस बार तारांकन ग्रेसन तारांकन का रूप धारण कर लिया। उसके 10 के आकर्षण आंकड़े को देखते हुए एक छद्म भूत के रूप में भी उसकी आभा को पूरी तरह से छिपाना असंभव था। उसने एक काला मोटरसाइकिल हेलमेट निकाला और उसे पहन लिया, जिससे उसका पूरा सिर छिप गया। फिर उसने एक चमकदार हवाईयन शर्ट पहनी और गले में एक पतली सोने की चेन पहन ली। ओह ज़ियाओलियांग, तुम्हारा गाना आ रहा है। तारांकन। जैसे ही गाड़ियां रुकीं, गेट धीरे धीरे खुला और छाया कार्सन कारों के नीचे से निकलकर व्हाइट एस्टेट के अंदर घुस गया। कुछ मिनट बाद गाड़ियां मुख्य भवन के बाहर रुक गईं। शैडो कार्सन उन आदमियों की परछाई में से एक में घुस गया और उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। इस बीच व्हाइट परिवार का बटलर, जो शील्डिंग वाटरव्हील को नियंत्रित करता था, अपने नक्शे की जांच कर रहा था और एस्टेट में आने वाले लोगों की पहचान की जांच कर रहा था। तभी उन्होंने देखा कि अतिथि सूची में कोई व्यक्ति नहीं था। तारांकन कार्सन तारांकन बटलर सालों से श्वेत परिवार के लिए काम कर रहा था। उसे 8 साल की उम्र में लाया गया था, जब एरियाना के दादा अभी जिंदा थे। उसने श्वेत परिवार के हर सदस्य को जानने का दावा तो नहीं किया, लेकिन उसे उनमें से 99% याद थे। कार्सन, क्या वो जोसेफिन का दूसरा चचेरा भाई नहीं था?
वो यहाँ क्या कर रहा था? जब बटलर मानचित्र की समीक्षा कर रहा था और विसंगति को देख रहा था, तब तक कार्सन को दर्शाने वाला बिंदु उसके स्थान पर पहुंच चुका था, सर्पिल सीढ़ी पर उसके ठीक ऊपर। घबराकर बटलर ने सीढ़ियों की ओर देखा। कुछ गलत है। तारांकन। स्तर 1 चेतावनी। मुख्य भवन में घुसपैठिया ऊपर की ओर बढ़ रहा है। वे कार्सन के वेश में हैं और उनके पास छिपने की क्षमता है, देखते ही मार डालो। जैसे ही उसने चिल्लाना खत्म किया, 1 फुट दूर बिछी कालीन चमक उठी और पैरों के निशान दिखाई देने लगे। एक आकृति दिखाई देने लगी, लेकिन बटलर उसे पूरी तरह समझ पाता उससे पहले ही घुसपैठिया ऊपर की ओर भाग रहा था। नक्शा दोबारा देखने का समय नहीं था। बटलर चिल्लाया, पहली, दूसरी और तीसरी टीमें अब मुख्य भवन की ओर। पहली और दूसरी, जोन बी में महिला की रक्षा करो। तीसरी टीम, जोन एफ में मास्टर जोसेफिन की रक्षा करो। चलें। जोसेफिन, एकदम नया सूट पहने हुए, मेहमानों का स्वागत करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अचानक रुक गया और हैरान हो गया, क्या हो रहा है? तारांकन। जैसे ही बटलर ने आदेश जारी करना जारी रखा, उसने मानचित्र पर एक और विसंगति देखी। तारांकन, तारांकन, ग्रेसन, तारांकन। लेकिन ग्रेसन तो कई वर्षों से मर चुका है। तारांकन। बटलर ने तुरंत नक्शा बंद कर दिया और अपने कौशल का उपयोग करते हुए छत की ओर उड़ गया। इस बीच जो मेहमान अभी अभी एस्टेट में आए थे, वे पूरी तरह से असमंजस में थे। उन्होंने अभी तक किसी का अभिवादन भी नहीं किया था कि अफरा तफरी मच गई। क्या हम यहाँ महत्वपूर्ण मामलों पर षड्यंत्र रचने नहीं आए हैं? ये तो षड्यंत्र है। ये तो हमला जैसा लग रहा है। इससे पहले कि वे स्थिति को पूरी तरह समझ पाते, लोगों की एक भीड़ दौड़ती हुई आई, सैकड़ों श्वेत परिवार के रक्षक, जिनकी पहचान उनकी आस्तीन पर बने प्रतीकों से हुई। पहली टीम के लिए लहरें, दूसरी के लिए पत्थर और तीसरी के लिए नावें। चाहे व्हाइट एस्टेट कितना भी भव्य या आलीशान क्यों न हो, वह कुछ ही सेकंड में सैकड़ों लोगों के आने की स्थिति को संभाल नहीं सकता था। जिंदगी में पहली बार इन अमीर और ऊंचे दर्जे के मेहमानों को भीड़ भाड़ जैसा कुछ महसूस हुआ। कुछ ही पलों में वे सहज ही सुरक्षा के लिए रेलिंग पकड़ने लगे। पलक झपकते ही जोसेफिन भी घबराए हुए मेहमानों और उनके अंगरक्षकों को पीछे छोड़कर ऊपर की ओर भाग गई। कुछ ही क्षणों बाद शोरगुल और तेज हो गया और लोग चिल्लाने लगे, बम! भागो! क्या बकवास है, ये फट जाएगा और ठीक होने के लिए तैयार हो जाओ। ... छाया कार्सन के व्हाइट एस्टेट में दाखिल होने के बाद प्रेत लबादाधारी रीटा बाहर ही रही और चमकती हुई हवेली को निहारती रही। उसने रिक से मिली एक चीज निकाली। तारांकन, तारांकन, भाग्य का सिक्का। जिज्ञासा, जब कोई मुश्किल चुनाव आपके सामने हो तो इस सिक्के को उछालें। सिक्के पर अंकित संख्या किसी एक विकल्प के प्रति आपकी अवचेतन पसंद को दर्शाएगी। ये संख्या 10 के जितना करीब होगी, उस विकल्प की सफलता दर उतनी ही ज्यादा होगी। सिक्का नहीं जानता कि आप असल में क्या चाहते हैं, लेकिन यह आपको बता सकता है। तारांकन, तारांकन। रीटा इस दुविधा में थी कि सांचे इसके बेडरूम में घुसने के लिए फैंटम शिफ्ट का इस्तेमाल करे या लिविंग रूम से। बेडरूम छत के पास था, लेकिन लिविंग रूम से होकर जाने से उसे एस्टेट का जायजा लेने और रास्ते में कुछ बम लगाने का मौका मिल जाता। उसने सिक्का हवा में उछाला और देखा कि सिक्का उसके हाथ में आने से पहले कैसे घूमता है। संख्या सामने आई, तारांकन, तारांकन 9।